अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। आपके लिए ये बस एक क्लिक है, बट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। मेरी रात के 3 बजे वाली एडिटिंग और स्लीपलेस नाइट्स का असली रिवॉर्ड आपकी स्माइल है। अगर वीडियो ने टच किया तो सब्सक्राइब और सुपर थैंक्स से प्यार दिखाना मत भूलना। हर एक सब्सक्राइबर मुझे इम्प्रूव करते रहने के लिए एनकरेज करता है। थैंक यू फॉर बीइंग हियर। चैप्टर 1014, द ग्रोइंग ग्रुप। ऑल राइट, एमलिन ने बहुत कामली रिप्लाई किया। मैरी और कुछ नहीं बोला और उसका फिगर वैनिश हो गया। वो जानता था कि एक इंस्टेंट में स्पेसिफिक प्लान के साथ आना इम्पॉसिबल है। एमलिन वाइट को पहले सैंग्विन के अपर एशेलॉन्स की ओपिनियन लेनी थी, इसलिए वो नहीं रुका। ये मेरे लिए गॉडहुड ऑब्टेन करने और अर्ल बनने का चांस हो सकता है। एमलिन ने स्माइल किया जब उसने रेथ मैरी को साइलेंटली जाते हुए देखा। उसे अभी भी स्कारलेट स्कॉलर बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक डाइजेस्ट करना था। अर्ल बनने की सो कॉल्ड अपॉर्चुनिटी एक फ्री रिचुअल और कोरेस्पॉन्डिंग पोशन फॉर्मूला ऑब्टेन करने के प्रॉमिस को रेफर करती थी। कैरेज आगे बढ़ती रही और हार्वेस्ट चर्च की एंट्रेंस पर रुक गई। एमलिन ने आसमान में ग्रेश व्हाइट फॉग को सेटिस्फेक्शन के साथ देखा, अपनी सिल्क टॉप हैट को नीचे प्रेस किया और कैथेड्रल के डोर में एंटर करने से पहले अनहरीडली कैरेज से उतरा। अपने ब्राउन प्रीस्ट रोब में चेंज करने के बाद उसने एक कपड़ा और पानी की बाल्टी उठाई और सीरियसली कैंडल स्टैंड्स की सरफेस को पोंछना शुरू कर दिया। फादर यूत्रावस्की, जो काफी लंबे लग रहे थे, कि अपना मॉर्निंग समन फिनिश करने के बाद एमलिन ने काम करना बंद कर दिया और बड़बड़ाया, अर्नेस्ट को वापस आने की परमिशन क्यों दी गई? उसने सिर्फ 1 महीने के वॉलंटियर वर्क की रिक्वेस्ट की थी। फादर यूत्रावस्की एमलिन के टाइम टू टाइम रिपीट होने वाले क्वेश्चन से अनॉयड नहीं थे और एक्सट्रीमली पेशेंट लग रहे थे। अपने एनकाउंटर के बारे में सोचकर एमलिन को इमीडिएटली इंडिग्नेंट फील हुआ। वो बड़बड़ाए बिना नहीं रह सका। उसे वॉलंटियर वर्क करने के लिए फोर्स किया गया था, अपनी मर्जी से नहीं। उसे पीरियड डिसाइड करने की परमिशन नहीं दी जा सकती। उसे कम से कम आधा साल सर्व करना चाहिए। फादर यूत्रावस्की ने एक स्माइल के साथ रिप्लाई किया, उसने अच्छा किया। उसने पूरे महीने हार्डवर्क किया, डिवोटीज को गाइड किया और बाइबल कॉपी की। मैं क्लियरली सेंस कर सकता था कि उसने ऑलरेडी लाइफ की वैल्यू और हार्वेस्ट के जॉय को रियलाइज कर लिया है। एमलिन के फेशियल मसल्स ने स्लाइटली ट्विच किया। क्या वो भी नहीं? क्या वो जल्दी ही अर्थ मदर का बिलीवर बनने वाला है? नहीं, मैंने उसे अपना फेथ चेंज करने के लिए फोर्स नहीं किया, फादर यूत्रावस्की ने जेंटली कहा। मैंने उसे सिर्फ अर्थ मदर की टीचिंग सिखाई और लाइफ जो ट्रेसेस और फ्रेगमेंट्स लाती है उन्हें सेंस करना सिखाया। मुझे उम्मीद है कि वो सॉइल के लिए घर मदर के एम्ब्रेस को रिकॉल करेगा जब भी वो लॉस्ट फील करेगा। एमलिन के होंठ कांपे, लेकिन उसने अल्टीमेटली एक शब्द नहीं कहा। उसने अपना सर नीचे किया और पहुंचना कंटिन्यू रखा। चेरवुड बोरो के एक अपार्टमेंट में फोर्स एक हाईबैक चेयर पर बैठी थी। उसकी गेज उसके सामने डेस्क पर रखी एक खाली ग्लास बॉटल पर फोकस्ड थी। उसने फाइनली कुछ समय पहले एस्ट्रोलॉजर पोशन डाइजेस्ट कर लिया था। आज जायो की वॉच के अंडर उसने आसमान के ब्रेन और एंशिएंट रेथ के कर्स्ड आइटम को स्क्राइब पोशन में कंकॉक्ट किया था। उसने अपनी करेज बटोरी और उसे पी लिया। इस मोमेंट पर उसे फील हुआ कि उसका ब्रेन रैपिडली एक्सपैंड कर रहा है। ग्रैंड फोल्ड्स और व्हाइट मैटर रैपिडली इंक्रीज हुए जैसे जैसे उसकी बॉडी ग्रेजुअली ब्लर होती गई, इंडिविजुअल सेल्स में सेपरेट होते हुए। उन सेल्स ने एक हेलो डोर फॉर्म किया जिसने उसके ब्रेन को सर्कल कर लिया। फोर्स ने सप्ली फैमिलियर रेविंग्स सुनी, लेकिन वो इंडिस्टिंक्ट और ब्लरी थीं, जिससे वो किसी भी एग्जैक्ट वर्ड को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रही थी। एक्सपीरियंस्ड होने की वजह से इसने उसे किसी भी तरह से अफेक्ट नहीं किया। एक अननोन पीरियड ऑफ टाइम के बाद फोर्स ने फाइनली अपने ब्रेन और सेल्स पर कंट्रोल रिगेन कर लिया और अपनी बॉडी की एग्जिस्टेंस को सेंस कर सकती थी। ऑलमोस्ट सेम टाइम पर नॉलेज का एक लार्ज अमाउंट उसके माइंड में रेजोनेट हुआ, जिससे उसे समझ आया कि स्क्राइब की पावर्स को कैसे यूज करना है। म्यूटेटेड ब्रेन ने टारगेट के द्वारा यूज की गई बियॉन्डर पावर्स को रिप्रोड्यूस किया, इससे पहले कि वाइटलाइज्ड सेल्स के एक पोर्शन को कोरिस्पॉन्डिंग सिंबल्स, पैटर्न्स और लेबल्स फॉर्म करने के लिए ड्राइव किया जा सके, कंप्लीट स्टोरेज के लिए। ये था आई केम आई सॉ आई रिकॉर्ड, जो किसी की सॉइल को पेन की तरह और किसी की स्पिरिट बॉडी को पेपर की तरह यूज करता था। एट प्रेजेंट मैं सिर्फ एक बियॉन्डर पावर रिकॉर्ड कर सकती हूँ जिसमें गॉडहुड का इन्फ्लुएंस हो। टारगेट का सीक्वेंस जितना हाई होगा, मेरे फेलियर के चांसेस उतने ही हाई होंगे। यहाँ तक कि सीक्वेंस 4 पर टारगेटेड मैं शायद 10 अटेम्प्ट्स में एक बार भी सक्सीड ना हो पाऊं। मैं 8 सीक्वेंस 5 और 6 बियॉन्डर पावर्स रिकॉर्ड कर सकती हूँ और इफेक्ट्स ओरिजिनल के आधे होंगे। मैं 20 सीक्वेंस 7 से सीक्वेंस 9 बियॉन्डर पावर्स रिकॉर्ड कर सकती हूँ, जिनके इफेक्ट्स ऑलमोस्ट ओरिजिनल जैसे होंगे। जब पोशन और डाइजेस्ट होगा तो मैं इन सभी एस्पेक्ट्स में एनहांसमेंट एंजॉय करूंगी। फोर्स ने साइलेंटली खुद से बड़बड़ाने से पहले नॉलेज और अपने एक्सपीरियंसेस को कंक्लूड किया।
ये लेमिनोस ट्रैवल्स के साथ ओवरलैप होता हुआ लग रहा था, लेकिन फोर्स को लगा कि किसी को कभी भी बहुत सारी बियॉन्डर पावर्स एक्सेसिव नहीं लगेंगी। इसके अलावा वो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री थे। आखिरकार वो टैरो क्लब के दूसरे मेंबर्स को लेमिनोस ट्रैवल्स रेंट पर दे सकती थी और बियॉन्डर पावर्स के साथ पेमेंट ले सकती थी, हालांकि वो खुद को रेंट पर देने में अनेबल थी। सीक्वेंस 6 पर एक अप्रेंटिस के पास फाइनली सफिशिएंट कॉम्बैट स्ट्रेंथ है। फोर्स ने अपने थॉट्स पर लगाम लगाई और जायो को देखकर आह भरी। उसने फिर एक पेन और पेपर लिया और एक लेटर लिखना शुरू किया। डियर टीचर, मुझे आपको इन्फॉर्म करते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मैं फाइनली एक स्क्राइब बन गई हूँ। मैं अपने ट्रैवलिंग के ड्रीम से बस एक स्टेप दूर हूँ। कुछ सेंटेंसेस लिखने के बाद उसने अपनी आंख के कोने से जायो को खड़े होकर दरवाजे की तरफ जाते देखा। वो जल्दी से उस पर चिल्लाए, हे क्या हमें सेलिब्रेट करने के लिए रेस्टोरेंट नहीं चलना चाहिए? जायो ने एक स्टर्न मैनर में रिप्लाई किया, तुम्हारी ओवरफ्लोइंग स्पिरिचुअलिटी काफी सीरियस है। इसे कंट्रोल में रखने के लिए तुम्हें कई दिनों के कॉजिटेशन की जरूरत होगी। तुम्हें स्मोक या ड्रिंक करने की परमिशन नहीं है। अपने इमोशंस में खुद को ओवरली इंडल्ज मत करो। एडवाइस के बाद उसने ऐड किया, मुझे अभी भी कमीशंस करने हैं। मेरे पास जज फॉर्मूला एक्सचेंज करने के लिए ऑलमोस्ट इनफ हैं। ऑलराइट, फोर्स ने अपने हाथ खड़े कर दिए। घर से निकलने के बाद जायो ने चेन्स अनलॉक की और यूथ्स के लिए स्पेशली क्रिएट की गई बाइसिकल पर बैठ गई। उसने फिर हिल्स्टन बोरो की तरफ राइड किया। उस इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंग जो उसने पहले ऑब्टेन की थी, विस्काउंट स्ट्रैटफोर्ड ने एक लग्जूरियस रेस्टोरेंट में लंच रिजर्व किया था। रेस्टोरेंट पहुंचने पर जायो ने बाइसिकल को एक स्ट्रीट लैंप से सिक्योर किया और पास से गुजरते हुए लोगों को ऑब्जर्व करने के लिए एक सेक्लूडेड कॉर्नर ढूंढा। एक अननोन पीरियड ऑफ टाइम के बाद पतली फॉग के बीच से एक कैरेज गुजरी। उस पर एक फ्लावर और 2 रिंग्स एनग्रेव्ड वाला कोट ऑफ आर्म्स था। जायो का फोकस इंटेंसिफाई हो गया जब उसने कैरेज को रेस्टोरेंट की एंट्रेंस पर रुकते देखा। उसने फिर ग्रिजल्ड विस्काउंट स्ट्रैटफोर्ड को, जो अपने फोर्टिस में था, पहले उतरते देखा। उसने फिर एक जेंटलमैन की तरह अपने पीछे वाले पैसेंजर को अपना हाथ एक्सटेंड किया। वो एक लेडी थी जो डार्क रेड क्लॉक में ड्रेप्ड थी। जायो उस लेडी का चेहरा नहीं देख सकी और सिर्फ नोटिस किया कि लेडी का जॉ सॉफ्ट था और स्किन फेयर थी। नॉर्दर्न सोनिया सी पर ब्लू एवेंजर पर एल्गर विल्सन के पैर जमीन से ऊपर उठ गए जब वो कैप्टन के केबिन की विंडो के पीछे फ्लोट कर रहा था। वो बाहर डेक और दूर वेव्स को घूर रहा था। ओशन सॉन्गस्टर पोर्शन का एक पोर्शन पहले ही डाइजेस्ट करने के बाद उसने 2 हफ्ते पहले चर्च ऑफ स्टॉर्म्स को रिपोर्ट किया था और विंड ब्लेस्ड पोर्शन ऑब्टेन करने के लिए इनफ कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स एक्यूमुलेट कर लिए थे और सक्सेसफुली उसे कंज्यूम कर लिया था। इसका मतलब ये भी था कि वो ऑफिशियली एक सीक्वेंस 6 था। ऑफ कोर्स उसे विंड ब्लेस्ड पोर्शन को रिडाइजेस्ट करना था, लेकिन वो बहुत डिफिकल्ट नहीं था। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि ओशन सॉन्गस्टर को डाइजेस्ट करने से क्रिएट हुआ कमोशन बहुत ऑब्वियस है। मुझे वर्ड ऑफ द सी खरीद लेना चाहिए था और हर बार सिंगिंग का ब्लेम उस पर डाल देना चाहिए था। एल्गर ने साइलेंटली आह भरी, लेकिन उसे बहुत ज्यादा रिग्रेट फील नहीं हुआ। ऐसा इसलिए था क्योंकि अगर वो उसे खरीदना चाहता भी तो उसके पास उसके लिए पैसे नहीं थे। फर्दरमोर, उसने ओशन सॉन्गस्टर पोर्शन को डाइजेस्ट करने का तरीका फिगर आउट कर लिया था। मुझे जल्दी इंफॉर्मेशन मिल जानी चाहिए और कंफर्म करना चाहिए कि वो फेसाक नेवी ऑफिसर कौन है जिसे मिस्टर फूल इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं। एल्गर ने अपनी गेज रिट्रैक्ट की और वापस डेस्क की तरफ फ्लोट किया जहां एक ब्रास सेक्सटेंट था। इस मोमेंट पर डकार लेते हुए 2 सेलर्स डेक से गुजरे। इन वाटर्स में सायरन्स लग रहे हैं। मैं हमेशा रात में उनकी सिंगिंग सुनता हूं, एक सेलर ने अनसर्टेनिटी में कहा। उसके कंपेनियन ने स्नीयर किया, ये कैसे पॉसिबल है? एक सायरन इतना बुरा कैसे साउंड कर सकता है? ये पक्का किसी सी मॉन्स्टर ने कोई नॉइज प्रोड्यूस की होगी। सिटी ऑफ सिल्वर ट्रेनिंग फील्ड में, जो डे टाइम के कंपैरिजन में ज्यादा क्राउडेड नहीं था, ब्लू आइस का एक पाइल वहां एक छोटे माउंटेन की तरह स्टैक्ड था। डेरेक अपने साथ अपना वेपन नहीं लाया था और वो आइस के माउंटेन के सामने खाली हाथ खड़ा था, पायसली प्रे करते हुए, द फूल दैट डजंट बिलोंग टू दिस एरा। ऑनरिफिक नेम चैंट करने और अपनी रिक्वेस्ट करने के बाद उसने 6 मेंबर काउंसिल के चीफ कॉलिन इलियाड को दूर से आइस ब्लॉक्स की तरफ चलते हुए देखा। कॉलिन अपनी पीठ पर 2 स्वॉर्ड्स के साथ लाइट एमिटिंग और हॉट गोल्डन लिक्विड की एक बॉटल कैरी कर रहा था। उसने देखा कि डेरिक ने आइस ब्लॉक में एंटर करने और बिना एक भी क्रैक छोड़े खुद को पूरी तरह अंदर बरी करने के लिए अपनी स्ट्रेंथ एक्सर्ट की। एक डीप और हेजी डार्कनेस डिसेंड हुई, यहां तक कि आसमान में बिजली चमकने के बावजूद वो इंटीरियर को इल्यूमिनेट करने में अनेबल थी। पलक झपकते ही एक इंडिस्क्राइबल सर्च अपीयर हुआ, जैसे कि डार्कनेस की डेप्थ से पेयर्स ऑफ आइस कास्ट की गई हों। कॉलिन इलियाड क्लियरली सेंस कर सकता था कि डेरिक एक डीप स्लंबर में था। भले ही डेरिक उस आइस में फ्रोजन हो रहा था जो नॉर्मली मेल्ट नहीं होती और उसकी बॉडी कॉम्प रही थी, वो नहीं जागा।
बिना किसी हेजिटेशन के उसने पोशन बॉटल अपने आगे फेंकी। एक रेथ लाइक ट्रांसपेरेंट फिगर ऊपर फ्लोट हुआ और उसे एनवेलप कर लिया। ये फिगर ब्लू आइस के थ्रू पास हुआ और उस क्रैम्प्ड स्पेस में आया जहां डेरिक था। उसने पोशन निकाला और उसे डेरिक के मुंह के पास प्लेस किया। जैसे ही ये एक्शन हुआ वो इमीडिएटली रिट्रीट हुआ और आइस ब्लॉक्स को छोड़ दिया। वूश! कॉलिन इलियड ने सडनली अपनी स्वॉर्ड ड्रॉ की और अपने राइट में पीछे क्लीव किया। एक मॉन्स्टर जिसकी रॉटिंग बॉडी आंखों से कवर्ड थी येलो पस में बर्स्ट हो गया। पता नहीं वो कहां से आया था। इस मोमेंट पर कॉलिन ने ब्लू आइस के पाइल से एक रेडिएंट लाइट इमर्ज होते देखी। उन्होंने प्योर लाइट स्कैटर की, एक बर्निंग इंटेंसिटी, वार्मथ, ब्राइटनेस और वाइटैलिटी के साथ जो सराउंडिंग लाइटनिंग से अलग थी। ये कॉलिन की आंखों में भर गया, जैसे कि लाइट डार्क एजेस से आई हो। इस सिटी ऑफ सिल्वर चीफ ने इंटेंटली देखा और लंबे समय तक मोशनलेस रहा जब तक कि डार्कनेस से दूसरा मॉन्स्टर इमर्ज नहीं हुआ। फॉग के ऊपर एंशिएंट पैलेस में लिटिल सन भी सीक्वेंस 5 पर है। क्लाइन ने राहत की आह भरी जब उसने अपनी आंखें द सन को रिप्रेजेंट करने वाले क्रिम्सन स्टार पर कास्ट की और उसे दूसरे स्टार पर कास्ट किया। वो मिस जस्टिस को सिग्निफाई करता था। पिछले महीने या उससे ज्यादा में उसने साइकोलॉजी अल्केमिस्ट्स के कई मिशंस कंप्लीट किए थे और ड्रीम वॉकर के पोशन फॉर्मूला के लिए अपना कंट्रीब्यूशन एक्सचेंज किया था। इसका मतलब ये भी था कि वो विन रैम्बिस से दोबारा मिलने वाली थी। चैप्टर 10-15 मार्च ऑफ वॉर। बैकलैंड, फर्नीचर मर्चेंट, हैम्प्रेस के रेजिडेंस पर ऑड्री एक बार फिर साइकोलॉजी अल्केमिस्ट्स के काउंसलर हैमिन रैम्बिस से मिली। ये ओल्ड जेंटलमैन वार्म और एलिगेंट बना रहा। उसके वाइट लेकिन लश हेयर नीटली कोम्ड थे। उसकी ब्लू डीप आइज में इन्फिनिट नॉलेज कंटेन होती हुई प्रतीत होती थी। उसे देखने पर ऑड्री की आंखों में एक वेकेंट लुक था, इससे पहले कि उसे एक रियलाइजेशन आया। ये ऐसा था जैसे वो फाइनली एक लॉन्ग ड्रीम से जागी थी और अपनी लॉस्ट मेमोरीज को रिकवर्ड कर लिया था। वो इस पर बिल्कुल भी सरप्राइज्ड या पजल्ड नहीं थी। इस फैक्ट को बिना किसी रेजिस्टेंस के एक्सेप्टिंग कर रही थी, जैसे कि ये कुछ वेरी नॉर्मल था। गुड आफ्टरनून मिस्टर रैम्बिस, ऑड्री ने एटिकेट के साथ ग्रीटेड किया जो फ्लॉलेस था। रैम्बिस ने स्लाइटली नॉड किया और एक स्माइल के साथ रिप्लाइड, गुड आफ्टरनून आ गर्ल। पिछले मंथ या तो में उसने ग्रेजुअली इस आइडिया को अडॉप्टेड कर लिया था कि वो साइकोलॉजी अल्केमिस्ट्स का प्राइड और मोस्ट इंपॉर्टेंट गर्ल थी। ऑड्री ने अपनी चेस्ट पर डायमंड ब्रूच पर ग्लांस्ड किया और एक स्माइल के साथ बैठ गई, फिर रैम्बिस के बोलने का वेटिंग करने लगी। क्यू और गाइडेंस के रिगार्ड में वो अपनी प्रिपरेशंस के कारण बिल्कुल भी अफेक्टेड नहीं हुई थी। उस मोमेंट जब उसने विन रैम्बिस को उसे वो कॉल करते सुना, तो वो एवरीथिंग एटिकेट या वॉट नॉट को इग्नोर करना चाहती थी, बीइंग एक्सपोज्ड से अफ्रेड हुए बिना अपनी आइज रोलिंग करना चाहती थी। हालांकि उसने अल्टीमेटली बिना किसी प्रॉब्लम्स को एक्सपोजिंग किए हेल्ड बैक किया। हेवन रैम्बिस ने ऑड्री को कुछ सेकंड्स के लिए देखा, फिर सेम स्माइल के साथ कहा, तुमने इस पीरियड ऑफ टाइम के दौरान वेल डन किया है। एक रिवॉर्ड के रूप में हमने तुम्हें ड्रीम वॉकर के लिए पोशन फॉर्मूला देने का डिसाइडेड किया है। जैसे ही वो बोला, उसने अपनी शर्ट पॉकेट से कागज का एक फोल्डेड पीस निकाला और इसे कॉफी टेबल पर प्लेस्ड किया। उसने फिर इसे नोबल लेडी की ओर पुश्ड किया। ऑड्री ने अपनी स्कर्ट पर प्रेस डाउन किया और स्लाइटली उठी। उसने पीस ऑफ पेपर उठाया और इसे हेवन रैम्बिस के सामने अनफोल्डेड किया। उसकी गेज पहले मेन इंग्रेडिएंट्स पर गिरी, इससे पहले कि उसने क्विकली रिचुअल को स्किम्ड किया। मेन इंग्रेडिएंट्स: 1 ड्रीम कैचर्स हार्ट, 1 माइंड इल्यूजन क्रिस्टल या एक मैच्योर माइंड ड्रैगन्स कंप्लीट ब्रेन। रिचुअल: स्पिरिट वर्ल्ड में एक हापी को सीक आउट करो और उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करो। फिर एक टेल फेदर होल्ड करते हुए आइदर जॉय या एंगर की इंटेंस फीलिंग्स के बीच पोशन कंज्यूम करो। जैसे कि ऑड्री की पजलमेंट सेंसिंग करते हुए हेवन रैम्बिस ने एक स्माइल के साथ एक्सप्लेन किया, एक हार्पी के पास नाइटमेयर्स देने की एबिलिटी होती है। ये लोगों को उनके ड्रीम से अवेक स्नैप कर सकती है। इसलिए एंटायर रिचुअल का एसेंस एक ड्रीम में इमर्स्ड होना और उससे वेकअप करने के लिए अनविलिंग होना है। एक एक्सटर्नल फोर्स के वायर ड्रीम से पुल्ड आउट हो जाओ, वरना तुम फॉरएवर स्लीप कर सकती हो या कंट्रोल लूज कर सकती हो और एक मॉन्स्टर में टर्न हो सकती हो। ऑड्री ने थॉट में नॉड किया। इंटेंस फीलिंग्स के बीच पोशन कंज्यूम करने की रिक्वायरमेंट मुझे टू साउंडली और डीपली स्लीपिंग से प्रिवेंट करने के लिए है। यस, तुमने ऑलरेडी मैटर के क्रक्स को ग्रास्प कर लिया है, हेवन रैम्बिस ने एक स्माइल के साथ कहा। अगर तुम स्पिरिट वर्ल्ड के बारे में ज्यादा नहीं जानती और एक हापी फाइंड नहीं कर सकती, तो हम कुछ हेल्प प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर रिचुअल का एसेंस मेरे लिए एक ड्रीम से वेकअप होना है, तो इसका मतलब है कि हार्पी नेसेसरी नहीं है। मिस्टर फूल्स एंजल की ब्लेसिंग्स मुझे ड्रीम्स में लूसिड रिमेन करने अलाउ कर सकती हैं। मैं जब भी चाहूं वेकअप कर सकती हूं। तारांकन ऑड्री की ग्रीन आइज इधर उधर डार्टेड और एंटिसिपेशन के लुक्स के साथ कहा, मैं इसे पहले खुद ट्राई कर सकती हूं। ऑल राइट। विन ने गर्ल की रिस्क्स लेने की डिजायर को माइंड नहीं किया। वो पॉज्ड और कहा, मेरे पास तुम्हारे लिए एक और मैटर है।
अगर तुम इसे वेल करती हो तो हम तुम्हें ड्रीम वॉकर पोशन के सभी इंग्रेडिएंट्स प्रोवाइड करेंगे। वो क्या है? ऑड्री ने बिना किसी रेजिस्टेंस के पूछा, जस्ट लाइक बिफोर। हुविन राम्बिस ने एक स्लाइटली सॉलम एक्सप्रेशन के साथ कहा, एक रिलेटिवली मेजर वॉर के बारे में अपने फादर अर्ल हॉल, प्रेजेंट ड्यूक नीगन, एडमिरल अमीरियस और अदर नोबल्स के एटीट्यूड्स पता लगाओ। वॉर। ऑड्री ने उस वर्ड को रिपीटेड किया जो उसने ऑफन सुना था लेकिन समवॉट अनफेमिलियर पाया। उसे एक वेग फीलिंग थी कि रिपल सडनली एक सीमिंगली काम लेक की सरफेस के नीचे फॉर्म्ड हो गए थे। वॉर। ग्रे फॉग के ऊपर क्लाइन ने मिस जस्टिस की प्रेयर सुनी और डीप थॉट में गिर गया। वो डिटरमिन करने में अनेबल था कि क्या साइकोलॉजी एल्केमिस्ट्स, हर्मीज या मे बी इवन एडम जो उनके पीछे लर्किंग कर रहा था वॉर का वेलकम या ऑब्जेक्टेड करते थे। जहां तक क्या लोवन किंग, प्राइम मिनिस्टर और नोबल्स और मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट्स की एक नंबर वॉर चाहती थी, आंसर रिलेटिवली क्लियर था। लास्ट ईयर द हैंग्ड मैन ने एक बार मिस जस्टिस से एक सिमिलर क्वेश्चन पूछा था। उसका आंसर था कि किंग और प्राइम मिनिस्टर के पास वॉर मॉन्गर्स होने की टेंडेंसीज थी, लेकिन उन्होंने पहले इंटरनल रिफॉर्म्स पर फोकस करने और वेरियस मैटर्स पर कनेक्शन सेटल करने का चोजन किया था। अब लगभग एक ईयर बीत चुका था और सभी पॉलिसीज जो इम्प्लीमेंटेड की गई थीं वे ट्रैक पर थीं। इन अदर वर्ड्स, ईस्ट बालम में जो इंटरेस्ट लोअन ने लॉस्ट किए थे उन्हें स्नैच बैक करने के लिए वॉर स्टार्ट करने का टाइम था। ये एक रेवोल्यूशनरी एरा है। कंट्रीज के बीच स्ट्राइफ इंटेंस है और एक बार वॉर बिगिंस, यह अनलाइकली है कि इसे कंट्रोल किया जा सकता है। फर्दरमोर, एडम, आमोन और अदर किंग्स ऑफ एंजल्स वन आफ्टर अनदर अपीयर्ड हुए हैं। ऑलरेडी की आइटम्स रिट्रीव कर चुके हैं या ब्रेक थ्रू सीक कर रहे हैं। एक स्टॉर्म मिस्टीरियस वर्ल्ड पर डिसेंड होने वाला है और डेंजर लर्किंग कर रहा है। तारांकन क्लाइन ने साइड किया और रियल वर्ल्ड में रिटर्न किया। अगले दिन वो पहले अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग प्रे करने के लिए सेंट सैमुअल कैथीड्रल गया और टेंस ऑफ पाउंड्स डोनेटेड किए। उसके फॉलोइंग वो 22 फेल्प स्ट्रीट गया, लोअन चैरिटी बर्सरी फाउंडेशन के बिजनेस के कुछ में पार्टिसिपेट करने की प्लानिंग कर रहा था। द मोमेंट वो इनसाइड स्टेप्ड हुआ, क्लाइन ने मिस ऑड्री हॉल और फाउंडेशन के स्टाफ के कुछ को स्टेयर्स से नीचे आते और दूर की ओर वॉकिंग करते देखा। ये नोबल लेडी आज वेरी सिंपली ड्रेस्ड थी। उसके हेयर एक सिंपल बन में टाइड अप थे और उसने कोई अदर एक्सेसरीज नहीं पहनी थी। उसकी ड्रेस कलर में लाइट ग्रीन थी और उसकी स्लीव्स में फ्रिल्स का एक सर्कल था। कोई लेसेस या टैसल्स नहीं थे। गुड मॉर्निंग मिस ऑड्री। क्लाइन ने यूजुअल की तरह अपनी हैट उतार दी और बाउड किया। उसने फिर स्टाफ पर नॉडेड किया और उन्हें ग्रीटेड किया। ऑड्री द्वारा रिस्पॉन्डेड करने के बाद क्लाइन ने कैजुअली पूछा, आप कहाँ जा रही हैं? वो जानता था कि मिस जस्टिस का फाउंडेशन में मेन रोल हाई सोसाइटी में वेरियस लेडीज और जेंटलमैन से डोनेशन सीक करना था। ऑड्री ने एक फेंट स्माइल के साथ रिप्लाइड, वेरियस यूनिवर्सिटीज विजिट करने और उन स्टूडेंट्स के लिए कुछ कंसर्न शो करने जिन्हें हमने प्रीवियसली हेल्प किया था। हैविंग सेड दैट, उसने अपनी आईज ब्लिंक की जैसे उसकी स्माइल वाइडेंड हो गई। मिस्टर डांटेस, क्या आप साथ जाना चाहते हैं? उन चिल्ड्रन पर एक लुक डालें जिनके पास आपके आइडियाज और काइंडनेस के ड्यू अपने फेट्स चेंजिंग करने का चांस था। ओह, उनमें से कुछ ऑलरेडी यंग अडल्ट्स हैं। हालांकि क्लाइन ने कभी लोएन चैरिटी बर्सरी फाउंडेशन से रिटर्न में कुछ ऑब्टेनिंग करने का थॉट नहीं किया था। वो ट्रूली विश्ड करता था कि ये एक्शंस टारगेट ग्रुप की हेल्प कर सकें। देयरफॉर वो प्रोग्रेस और एक्चुअल सिचुएशन के बारे में रादर कंसर्न था। उसने सम हेजिटेशन के बाद एक स्माइल के साथ नॉडेड किया। मेरे पास ऐसे इनविटेशन को रिजेक्टिंग करने का कोई वे नहीं है। ग्रुप डोर से बाहर गया और मिस ऑड्री के सजेशन के अंडर उन्होंने एक अनट्रैक्ड पब्लिक कैरेज चोज किया। कैरेज में गेटिंग करने के बाद क्लाइन ने एक जेंटलमैनली लाइक मैनर में मिस ऑड्री को पहले सिट डाउन होने दिया। फिर वो उसके ऑपोजिट बैठा और एक स्माइल के साथ पूछा, आप इसके बहुत यूज टू लगती हैं? ऑड्री ने अपने बगल में फाउंडेशन के स्टाफ को देखा और एक स्माइल के साथ कहा, ये फर्स्ट टाइम नहीं है। हमारे लिए हर बार हेड आउट करते समय अपनी ओन कैरेज लेना इम्पॉसिबल है। हमें पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज करना होगा। अपॉन सेइंग दैट, वो एम्बैरेसमेंट में ब्लश्ड हुई और कहा, फर्स्ट टाइम जब मैं पब्लिक कैरेज पर थी मैंने 1 पाउंड फेस वैल्यू वाले नोट्स निकाले। लेडी जिसने मनी कलेक्टेड किया वो वापस जाने से पहले न्यूज़पेपर्स की कुछ कॉपीज खरीदने के लिए मुझे मिली। नॉट बैड। क्लाइन के माउथ के कॉर्नर्स ऊपर कर्ल्ड हो गए जैसे उसने उसे एक ऑब्वियस स्माइल के साथ कमेंडेड किया। ऑड्री ने उस पर ग्लांस्ड किया और स्माइल्ड। हमेशा एरोगेंट पीपल होते हैं जो कहते हैं कि विमेन के पास मशीनरी में टैलेंट नहीं है और इस लेडी ने उन्हें रॉन्ग प्रूवन कर दिया है। पोर्टलैंड लाफ्ड और अपना सिर शुक किया। ऐसे कमेंट्स के बारे में बॉदर करने की कोई नीड नहीं है। ऑलराइट, मैं अपनी सेक्रेटरी को उन बेनिफिशियरीज की कंडीशंस अंडरस्टैंडिंग करने में आपकी हेल्प करने के लिए गेट करूंगा। ऑड्री और क्लाइन ऑफिस छोड़ने के बाद एनी लॉन्गर स्टे नहीं किया। एक बार जब वे दूर से बाहर थे, ऑड्री ने ड्वेन डांटेस पर एक ग्लांस स्टोल की, लेकिन उसने एक वर्ड नहीं कहा। ओह, ये मेरी इमेजिनेशन से क्लीनर है।
एयर की स्मेल भी उतनी अनबेरेबल नहीं है। क्लाइन ने स्लाइटली नोडेड किया और कहा, ऐसा इसलिए है क्योंकि ट्रूली पुअर इस तरह पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेने में अनेबल हैं। वे वॉक करना रादर करेंगे। अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस उन्हें हेड आउट करने की हैव नहीं है, न ही वे समवेयर टू फार जाते हैं। मिस्टर डांटेस, आप ऐसे मैटर्स से फेमिलियर लगते हैं? हालांकि ऑड्री ने रीजन गेस्ट कर लिया था, वो अभी भी दूसरों के फ्रंट में आस्ट करती थी। क्लाइंट स्माइल्ड। हालांकि मैंने इसे डायरेक्टली एक्सपीरियंस नहीं किया है, मैंने इसे टू मच देखा है। ऑड्री ने टॉपिक पर कंटिन्यू नहीं किया। इंस्टेड उसने उन बेनिफिशियरीज को मेंशन किया जिन्हें वे उनकी एजुकेशन और लिविंग कंडीशंस कंफर्म करने के लिए विजिटिंग कर रहे थे। अमिड्स देयर आइडल चैट वे अपने फर्स्ट डेस्टिनेशन पर अराइव्ड हुए, बैकलैंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। ऑड्री की आइडेंटिटी और ड्वेन डांटेस के सोशल रिलेशंस के बेस्ड पर वे न्यूली एस्टैब्लिश यूनिवर्सिटी के चांसलर से डायरेक्टली मिले। वह 100 बोकलून स्ट्रीट के रेजिडेंट थे, मिस्टर पोर्टलैंड मोमेंट। इस एल्डर का एक लार्ज बिल्ड, एक रडी कॉम्प्लेक्शन और एक लाउड वॉइस थी। जब भी वो अपने नेबर ड्वेन डांटेस और डिस्टिंग्विश्ड मिस ऑड्री से यूनिवर्सिटी के एस्टैब्लिशमेंट के बारे में टॉक करता था, वो टाइम टू टाइम हायर एजुकेशन कमीशन के बारे में कंप्लेन करता था। ऑड्री और क्लाइन ने एक डिसेंट स्माइल के साथ लिसन्ड और ओकेजनली उसके वर्ड्स को एकोड किया। फाइनली उन्हें वर्क बिगिन करने की नीड रेज करने का अपॉर्चुनिटी मिला। पोर्टलैंड अपनी सेक्रेटरी को गेट करने ही वाला था जब उसने सडनली अपने ऑफिस डोर पर किसी को नॉक करते हुए सुना। प्लीज कम इन, चांसलर ने लाउडली कहा। दूर बिना किसी साउंड के ओपनड हुआ। एक ब्लैक हेड ब्राउन आइड गर्ल एंटर्ड हुई। उसने खुद को डॉल अप नहीं किया था और रादर थिन थी। उसके नाइस फेशियल फीचर्स थे और वो 17 या 18 की लुक्ड होती थी। क्लाइन की गेज सडनली डीपेंड हुई इससे पहले कि उसने इसे रेन्ड इन किया। गर्ल ने चांसलर के ऑफिस में गेस्ट्स होने की एक्सपेक्टेड नहीं की थी। अपनी एंजाइटी में उसने हरिडली अपना सिर लोअर्ड किया और कहा, आई एम सॉरी। इट्स फाइन, वे एनीवे लीव करने वाले थे, पोर्टलैंड ने बिना माइंडिंग किए कहा। क्या तुमने वो आइटम फिनिश्ड कर लिया है जो मैंने तुम्हें लास्ट वीक बनाने के लिए दिया था? यस। गर्ल डोर से वॉक थ्रू हुई और साइड में स्टूड हो गई। पोर्टलैंड मोमेंट ने फिर ड्वेन डॉन्टेस और ऑड्री पर स्माइल्ड किया। उसका नाम मेलिसा मोरेटी है। वह मशीनरी के साथ वेरी टैलेंटेड है। मैं अपनी लेबोरेटरी में उस पर चांस अपॉन हुआ और उसे हेल्प करने के लिए गेट किया। ऑफ कोर्स वो फॉर नाउ केवल कुछ मिसलेनियस चोर्स कर सकती है। चैप्टर 10-16 न्यूज फ्रॉम द न्यूमिनस एपिस्कोपेट। 160 बोकलम स्ट्रीट, ड्वेन डांटेस की मैंशन के अंदर। क्लाइन फ्लोर टू सीलिंग विंडोज के सामने खड़ा था जैसे ही बारिश हवा के साथ नीचे उतरने लगी। बारिश ग्राउंड और ग्लास से टकराई, एक मैश बनाने के लिए इंटरसेक्टिंग करते हुए। जब से ऑटम आया था, बैकलैंड में फिर से बारिश शुरू हो गई थी। ये अपने साथ एक लिंगरिंग कोल्डनेस और ह्यूमिडिटी लेकर आई। क्लाइन वहां एक लंबे समय तक मोशनलेस खड़ा रहा, धुंधले बरसात के दृश्य के माध्यम से दूरी में चुपचाप देख रहा था। उसकी आंखें अनफोकस्ड थीं। केवल जब उसका स्पिरिचुअल परसेप्शन ट्रिगर्ड हुआ, तब उसने अपने वॉन्डरिंग थॉट्स को रोका और अपना सिर साइड में घुमाया। रेनेट अपने हाथ में 4 सुनहरे लाल आंखों वाले सिरों के साथ एक लेटर लिए हुए थी, जैसे वो वॉइड से बाहर निकली। इस बार ये किसकी तरफ से है? क्लाइन ने आदत से मिस मैसेंजर से पूछा। उसे जो आखिरी लेटर मिला था वो शैरॉन की तरफ से था। लेडी ने उसे बताया था कि उसने सफलतापूर्वक रिचुअल पूरा कर लिया है और प्रिजनर पाथवे की सीक्वेंस 4 पपेट के लिए एडवांस्ड हो गई है। क्लाइन ने पहले उसे सिंसियरली कंग्रेचुलेटेड किया और अपोलोजेटिकली इन्फॉर्म किया कि उसने पहले ही वो ऑब्टेन कर लिया है जो उसे चाहिए था और उसे स्पिरिट वर्ल्ड में कॉल्डरन सिटी विजिट करने की नीड नहीं है। बेशक उसने ये भी इंडिकेटेड किया कि वहां एक ह्यूज सीक्रेट था जिसका उससे कुछ लेना देना हो सकता है। वो शायद एक दिन वहां हेड करेगा और जब वो टाइम आएगा, अगर मिस शैरन के पास टाइम है या विलिंग है, तो उसने उसका सपोर्ट ऑब्टेन करने की विश की। क्लाइन के लिए एक तरफ उसे अपने एडवांसमेंट के लिए फ्यूचर इंग्रेडिएंट्स खोजने के लिए वहां हेड करना पड़ सकता है। दूसरी ओर वो बिलीव्ड करता था कि मैजिकल सिटी जिसमें एंशिएंट डेथ फीनिक्स एंसेस्टर ग्रेग ग्रेस शामिल थी, उसमें मिस्टर आज़िक की इनकम्प्लीट स्पिरिट बॉडी को हील करने का मेथड भी हो सकता है। भले ही इस डेथ काउंसिल के पास एडवांस करने के मीन्स नहीं थे, उसे उम्मीद थी कि उन्हें रिपीटेडली अपनी मेमोरीज खोने की टॉर्मेंट सफर करने की नीड नहीं होगी। बेशक क्लाइन ने उसके लिए एक प्लान प्रिपेयर किया था। ये तब तक वेट करना था जब तक कि वो सीक्वेंस 3 स्कॉलर ऑफ योर के लिए एडवांस्ड नहीं हो जाता। वो मिस्टर आज़िक के लिए और येस्टरडे वंस मोर चार्म्स प्रिपेयर कर सकता था, या वो हर बार अपनी मेमोरीज की रिकवरी को स्पीड अप करने के लिए कॉरेस्पॉन्डिंग बियॉन्ड पावर्स के साथ इम्ब्यू कर सकता था। उस मोमेंट क्लाइन को पहले ही एक लेटर रिसीव्ड हो चुका था। रेनेट टिनकर के 4 सिरों ने वन आफ्टर अनदर रिप्लाइड किया, फ्रॉम दैट अनडाइंग इडियट। न्यूमिनस एपिस्कोपेट के आर्टिफिशियल डेथ फैक्शन के पैट्रिक ब्रायन।
क्लाइन आसानी से अंडरस्टूड गया कि मिस मैसेंजर किसे रेफरिंग कर रही थीं। ये इसलिए था क्योंकि पैट्रिक ही वो था जिसने पिछले 2 महीनों में उसे सबसे अधिक लिखा था। उसने ऑलमोस्ट स्लाइट इंपॉर्टेंस की कुछ भी रिपोर्टेड की और इंस्ट्रक्शंस के लिए आस्क्ड किया। कुछ समय बाद रेनेट टैंकर ने उसे एक निकनेम दिया। मिस मैसेंजर ने पहले कभी ऐसे मैटर्स में इंटरेस्ट नहीं दिखाया। मुझे वंडर है कि ये कब शुरू हुआ। मेरे पास लिखने वाले अधिकांश लोगों को मिस शैरन को छोड़कर निकनेम्स दिए गए हैं। जैसे ही क्लाइन चुपचाप मम्बल्ड, उसने लेटर अनफोल्ड किया और इसे एक क्विक स्कैन दिया। लेटर में पैट्रिक ब्रायन ने कहा कि सदर्न कॉन्टिनेंट के ऑर्डर्स अब उसे डेथ को अवेकन करने के लिए वेरियस अटेम्प्ट्स करने के बारे में नहीं थे। इसके बजाय उन्होंने उसे एक स्पेशल रिचुअल प्रिपेयर करने और मॉज़ोलियम के अंदर डेथ डोमेन एंजल आर्टिफिशियल डेथ फैक्शन के लीडर हेटर को रिकवर करने में हेल्प करने के लिए मिला। ये हिम को अस्थायी रूप से लैंड इन विच ही सील्ड हिमसेल्फ छोड़ने का मीन्स देने के लिए था। सरफेस पर ऐसा ऑर्डर प्रॉब्लमैटिक नहीं लगा, लेकिन ये थोड़ा सडन था। हालांकि क्लाइन ने अभी भी कुछ अमिस सेंस्ड किया। न्यूमिनस एपिस्कोपेट में आर्टिफिशियल डेथ फैक्शन ने प्रीवियसली पैट्रिक को डेथ को अवेकन करने के लिए स्ट्रेंज लेकिन डेंजरस रिचुअल्स कंटिन्यू करने के लिए बनाया था। मैं उन्हें ट्रिक करने में मैनेज्ड हुआ, उसे मटेरियल्स गैदर करने में इनएबिलिटी या एक्सपेरिमेंट की अल्टीमेट फेलियर जैसे एक्सक्यूजेस यूज करने का इंस्ट्रक्टिंग देकर। अब उन्होंने फाइनली सस्पेक्टेड कर लिया है कि पैट्रिक के साथ कुछ रॉन्ग है। क्लाइन ने थॉट में नॉडेड किया। उसे सस्पेक्टेड था कि ये पैट्रिक ब्रायन पर डायरेक्टेड एक टेस्ट था, एक टेस्ट जो एक एंजल की ओर पॉइंटेड था। रिचुअल्स के लिए एक एंजल का रिस्पॉन्स पूरी दुनिया को कवर्ड करता था। यस, ये अच्छा है जब तक उन्हें सस्पेक्ट नहीं होता कि आर्टिफिशियल डेथ के साथ कोई प्रॉब्लम है। आफ्टर ऑल, उन्होंने एंशिएंट बालम एम्पायर से एक ह्यूज इनहेरिटेंस इनहेरिटेड की है। कौन जानता है कि क्या उनके पास गॉडेस की डेथ पाथवे की यूनिकनेस कंट्रोलिंग में प्रोग्रेस को अफेक्ट करने का कोई वे है। ये दोनों साइड्स के लिए एक बने हो सकता है। क्लाइन ने रिलीफ की एक साई हीविंग करने से पहले एक मोमेंट के लिए एनालाइज किया। जहां तक डेथ डोमेन एंजल द्वारा टेस्ट की बात है, उसने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। ये इसलिए था क्योंकि द फूल सेम लेवल पर पावर डायरेक्ट कर सकता था। एंजल्स एम्ब्रेस के साथ एक डिस्ट्रप्शन इफेक्ट बनाया जा सकता था। जब तक हाई प्रीस्ट नेम्ड हेटर इन पर्सन डिसेंड नहीं हुआ और केवल रिमोटली इन्फ्लुएंस एक्सर्टेड किया, वो एक इंजीनियस मैनर में मिसडायरेक्शंस कैरी आउट कर सकता था। ये फिगरिंग आउट करने के बाद क्लाइन ने अपनी रिस्ट फ्लिक्ट की, स्कारलेट फ्लेम्स के साथ पैट्रिक ब्रायन के लेटर को इग्नाइटिंग किया। जैसे ही वो अपने डेस्क पर रिटर्न हुआ, उसने एक पेन और पेपर निकाला और रोट, तुम अपने टीचर के इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग प्रोसीड कर सकते हो, लेकिन एक्चुअल रिचुअल से पहले तुम्हें मुझे ये रिपोर्ट करना होगा और मेरी परमिशन गेन करनी होगी। चूंकि लेटर्स की रिसीविंग और सेंडिंग के बीच का इंटरवल छोटा था, पैट्रिक ब्रायन लाइकली अपने ओरिजिनल स्पॉट में रिमेन्ड था। क्लाइन ने पैट्रिक के मैसेंजर को समन नहीं किया और इंस्टेड एडवेंचरर का हार्मोनिका ब्लू किया और फोल्डेड लेटर रेनेट टिनेकर को हैंडेड किया। ड्रिजल के बीच एक्सियो ने अपने ऊपर ट्री सैप के साथ लाइंड एक सिंपल रेनकोट ड्रेप्ड किया और शैडोज में हिड हो गई। विस्काउंट स्ट्रैटफोर्ड के रेजिडेंस के साइड डोर पर स्टेयरिंग कर रही थी। अभी इवनिंग भी नहीं हुई थी, लेकिन स्ट्रीट लैंप्स पहले ही लिट अप थे। उन्होंने रेन में एक फेंट ग्लो इमिटेड किया। थोड़ी देर बाद एक रेंटल कैरेज दूर से ड्रोव ओवर हुई और एक रिमोट एरिया में साइड डोर के सामने स्टॉप हो गई। विस्काउंट का वैलेट जो हाइडिंग कर रहा था, इमीडिएटली रैन आउट हुआ, एक अम्ब्रेला ओपनिंग करते हुए। उसने क्लोक्ड वुमन को कैरेज से नीचे शेल्टर्ड किया और क्विकली साइड डोर से पास थ्रू हो गया। जहां तक रेंटल कैरेज की बात है, वो बिना लीविंग अपने स्पॉट में रिमेन रही। उसे अपेरेंटली मनी का सफिशिएंट अमाउंट पेड किया गया था। सायो अभी भी वुमन की अपीयरेंस देखने में फेल रही, लेकिन वो इससे डिसहार्टन्ड नहीं हुई। उसने कोल्ड रेन में पेशेंटली वेटेड किया, जैसे कि वो एक मोशनलेस स्टैचू में टर्न हो गई हो। उसने अपनी आइडेंटिटी कंफर्म करने के लिए बाहर आने पर वुमन को टेल करने का अटेम्प्टिंग करने का प्लान किया। विस्काउंट स्ट्रैटफोर्ड के बेडरूम के अंदर एक ब्यूटीफुल ब्राउन हेड गर्ल ने सिल्क गाउन पहना था और ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी थी। वह स्किन केयर और मेकअप प्रोडक्ट्स के साथ फिडलिंग कर रही थी, जैसे कि उसने एक ट्रेजर ट्रोव डिस्कवर्ड कर लिया हो। विस्काउंट स्ट्रैटफोर्ड, जो पहले से ही मिडिल एज्ड था, ने एक मेल नाइट गाउन पहना और ब्यूटीफुल गर्ल के पास चला गया। उसके बाल अभी भी मॉइस्ट थे। उसने मिरर में उसके रिफ्लेक्शन पर स्माइल्ड किया और कहा, शर्मेन, तुम्हें अपनी ब्यूटी ऐड करने के लिए अब इनकी नीड नहीं है। ये बस एक टाइप ऑफ फीमेल इंस्टिंक्ट है। यंग गर्ल नेम शर्मेन ने एक स्माइल के साथ अपना हाथ रेज्ड किया, विस्काउंट की पाम पर प्रेसिंग डाउन करते हुए जो उसके शोल्डर पर प्लेस्ड की गई थी। विस्काउंट स्ट्रैटफोर्ड जेंटली स्माइल्ड और कहा, जब तुम उन्हें टच करती हो तो तुम्हारे पास एक प्योर और इनोसेंट एयर है। हैं, तुम मुझे मेरी यूथ डिस्कवर कराते हो, उन दिनों की तरह जब मैं केवल 18 का था। शर्मेन के रिप्लाई का वेटिंग किए बिना उसने कंटिन्यूड किया, मेरी वाइफ ईयर्स पहले ही पास्ट अवे हो चुकी है। मैंने हमेशा इमेजिन किया था कि मैं तब तक लिव करूंगा जब तक लॉर्ड मेरे लिए बेकन्स नहीं करता, लेकिन कौन जानता था कि मैं तुमसे मिलूंगा।
थोड़ी देर में जब बैकलैंड में एक्यूमुलेटेड प्रेशर रिलीव्ड हो जाएगा तो मुझे तुम्हारे साथ ऑल्टर तक वेडिंग आइल से नीचे चलने का चांस मिलेगा। वेडिंग? आप मुझसे मैरी करना चाहते हैं? शर्मन टेकन अबैक थी जैसे उसने डिसबिलीफ में पूछा। विस्काउंट स्ट्रैटफोर्ड स्माइल्ड और कहा, तुम्हें मिलना लॉर्ड की तरफ से एक गिफ्ट है। हालांकि तुम नोबल बर्थ की नहीं हो, मैंने पहले ही एक बार मैरिड कर लिया है। मुझे अब ऐसे मैटर्स पर कंसिडर करने की हैव नहीं है। ऑफ कोर्स, मैं समाज में तुम्हारी स्टैंडिंग रेज करने के मीन्स के बारे में सोचूंगा। यस, मैं पहले तुम्हें अपनी इलेजिटिमेट डॉटर के रूप में रिकॉग्नाइज करने के लिए एक मर्चेंट फाइंड करूंगा। वो अपने प्लान के बारे में ड्रोन ऑन करता रहा जब तक कि उसने मिरर के रिफ्लेक्शन में शर्मीन की आईज टीयर्स से फिल्ड नहीं देखी। तुम्हारे बारे में मोस्ट प्रेशियस थिंग ये है कि तुम मुझे उससे 10 गुना बेहतर ट्रीट करती हो जितना मैं तुम्हें ट्रीट करता हूँ, और तुम इसे हाइड नहीं करती। विस्काउंट स्ट्रैटफोर्ड स्माइल्ड जैसे उसने अपना सिर लोअर्ड किया और शर्मीन के सिर के टॉप को किस्ट किया। शर्मीन ने अपना मुंह खोला, सीमिंगली क्राइंग और लाफिंग। केवल जब ब्रिजल स्टॉप्ड हो गई और नाइट फेल हो गई तो एक्सियो ने फाइनली डार्क रेड क्लोक में वुमन के बाहर चलने और कैरेज बोर्ड करने का वेट किया। कैरेज के ट्रेट्स मेमोराइजिंग करने के बाद एक्सियो ने इसे दूर से टेल्ड किया, एक शेरिफ के रूप में अपनी बियॉन्ड द पावर्स और रात में एम्प्टी स्ट्रीट्स का यूजिंग करते हुए टारगेट को सिंपली वॉकिंग या रनिंग करके फॉलो करने के लिए। वह एम्प्रेस बोरो से बैकलैंड ब्रिज एरिया तक ऑल द वे गई। अपनी स्टैमिना के साथ भी वो ऑलमोस्ट अपनी लिमिट पर थी, लेकिन थैंकफुली कैरेज फाइनली स्टॉप पर आ गई। सायो ब्राइटन अप हो गई जैसे उसने अपने टारगेट को कैरेज से क्लोक्ड वुमन पर स्विच्ड किया और उसे टेलिंग कंटिन्यूड रखी। इस प्रोसेस के दौरान वो सरप्राइज्ड थी कि वुमन के पास वेरी गुड एंटी ट्रैकिंग एबिलिटीज थीं। वो ओकेजनली डिटोर्स लेगी और ऑब्स्टिकल्स यूजिंग करके पॉज करेगी। हाउएवर, इसने शियो को स्टंप नहीं किया क्योंकि वो पहले से ही एक एक्सपीरियंस्ड शेरिफ थी। उसने पेशेंटली दूर से टेल्ड किया बिना टू क्लोज आए। जैसे ही उसे सेंस्ड हुआ कि वुमन अपनी फाइनल डेस्टिनेशन से टू फार नहीं थी और वो फाइनली उसे कैचअप करने वाली थी, उसने सडनली एक स्वीट इथेरियल फ्रेग्रेंस की सेंट कॉट की। एक्सायो का माइंड फ्रेग्रेंस के बीच डेज में चला गया, इससे पहले कि वो कंप्लीटली अपने टारगेट का ट्रैक लॉस्ट कर दे। एज फॉर द फ्रेग्रेंस, ये वैनिश्ड हो गई थी जैसे कि वो कभी अपीयर्ड ही नहीं हुई थी। सायो की प्यूपिल्स स्लाइटली वाइडन्ड हुई। उसने ट्रेसेस के लिए अपने सराउंडिंग सर्च करने की डरे नहीं की। एक रेंटल अपार्टमेंट के अंदर ट्रिसी एक जेंटल और स्वीट फेस के साथ, जिसने किसी को उसे देखने से रेजिस्ट करने में अनेबल बना दिया, शर्मीन को रिफ्लेक्टिंग करते हुए मिरर को देखा और कहा, तुम गुड मूड में लगती हो। ये कैसा था? ये फाइनल मिशन 2 अनएक्सेप्टेबल नहीं है, राइट? एक बार जब तुम इसे कंप्लीट कर लेती हो तो तुम बैकलैंड लीव कर सकती हो और अपनी ओन लाइफ स्टार्ट कर सकती हो। शर्मेन टेकन अबैक थी जैसे उसका एक्सप्रेशन कॉम्प्लिकेटेड टर्न्ड हो गया, जैसे कि वो डिसहार्टेंड थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो सडनली अपने ड्रीम से स्नैप्ड आउट हो गई थी। उसने अपना सिर नहीं घुमाया, जैसे उसके लिप्स क्विवर्ड हुए रिप्लाइंग करते समय उसने कहा कि वो मुझसे मैरी करना चाहता है। ट्रेसी ने इमीडिएटली अपनी ब्राउज प्रिक्ड अप की। तुम्हें उन टाइम्स के दौरान एक मैन के वर्ड्स पर बिलीव नहीं करना चाहिए। तुम्हें और मुझे ये वेरी वेल जानना चाहिए। अगर वो रियली तुमसे मैरी करना चाहता है तो वो तुमसे वेरी नहीं होगा। वो तुम्हारे साथ एक चाइल्ड हैव करने की विश करेगा। हैं, क्या उसने ऐसा किया? उसका क्वेश्चन सुनने पर शर्मेन का मूड सलन टर्न्ड हो गया। ट्रिसी खड़ी हो गई और एक स्माइल के साथ कहा, मैं तुम्हें अपने लव परस्यूइंग करने से स्टॉप नहीं कर रही हूँ। अगर तुम इस टेम्पररी मिशन को परमानेंट वन में टर्न करना चाहती हो तो तुम्हें सोचना चाहिए कि क्या नीड्स टू बी डन। इथेरियली अपना सेंटेंस फिनिशिंग करने के बाद वो दूर तक वॉक्ड की और रेंटेड अपार्टमेंट लेफ्ट कर दिया। स्टेयरकेस से नीचे हेडिंग करते समय ट्रिसी ने सडनली अपने शूज नोटिस किए। वो चकल्ड और एक सीमिंगली सेल्फ डेप्रिकेटिंग मैनर में कहा, लव। ये उसके लिए जज पोशन फॉर्मूला ऑब्टेन करने का अपॉर्चुनिटी भी था और ये रीजन भी था कि वो बैकलैंड आई थी अपने फादर की डेथ का ट्रूथ इन्वेस्टिगेट करने के लिए। और ये इसलिए था क्योंकि वो ऐसे मोटिव से स्पर्ड थी कि एक्सेयो ने इस दिन विस्काउंट स्ट्रैटफोर्ड की मॉनिटरिंग में परसिस्टेड किया था। MI9 के अदर इंटेलिजेंस ऑफिसर्स ने पिछले कुछ महीनों में डेवलपमेंट्स की लैक के कारण मिशन ऑलरेडी एंडेड कर दिया था। यहाँ तक कि गोल्डन मास्क्ड मैन जिसने मिशन डेजिग्नेटेड किया था, हफ्तों में इसके बारे में आस्क्ड नहीं किया था। क्लियरली उसने इस पर कोई इंपॉर्टेंस प्लेस नहीं की थी। चैप्टर 1017 मेगुर मैनर। बैकलैंड, एम्प्रेस बरो, नॉर्थ वेस्ट की ओर आउटस्कर्ट्स में। ये एक ऐसी जगह थी जिसे हॉर्स कैरेज के विया 1 घंटे से ज्यादा की जरूरत थी। मेगुर मैनर टसॉक रिवर के किनारे बिल्ड किया गया था, इसलिए इसके चारों ओर ब्यूटीफुल सीनरी थी और इसके कन्फाइंस के भीतर फ्लरिशिंग वेजिटेशन थी। स्ट्रेंजली इनफ, बैकलैंड के सिटी एरियाज में रिलेटिवली कम सनी डेज के साथ पेरेनियल रेन होती थी। हालांकि आउटस्कर्ट्स में क्लाउड्स थिन होते थे और सन हमेशा ब्राइट होता था। शॉर्ट डिस्टेंस के बावजूद दोनों जगहों का वेदर कंप्लीटली डिफरेंट था।
ये नॉर्थ वेस्टर्न आउटस्कर्ट्स के भीतर सबसे ऑब्वियस था। ये नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट में एक रादर फेमस ग्रेप प्लांटेशन भी था, और इस रीजन से नॉर्थ वेस्ट में और 50 किलोमीटर टसॉक रिवर को फॉलो करके कोई फिर से बैकलैंड के सिटी एरिया के सिमिलर वेदर का एनकाउंटर करेगा। ऐसी सिचुएशंस ने मीटेरोलॉजिस्ट्स को पजल्ड छोड़ दिया। वे रीजन एक्सप्लेन करने के लिए कोई सूटेबल थ्योरीज फाइंड नहीं कर सके। हालांकि क्लाइन का एक वेग गेस था। फोर्थ इपॉक में यह ट्यूडर ट्रांसोइस्ट यूनाइटेड एम्पायर की कैपिटल थी। ये यहां भी था कि ब्लड एम्परर अलिस्टा ने अपनी ह्यूमैनिटी अबैंडन की और एक क्रेजी डेटी बन गया। देयरफॉर ये नॉर्मल था कि उन वेरी स्मॉल कॉन्फाइंस में वेदर और टेरेन हमेशा के लिए बदल गए थे। लेनर्ड मिचेल ने एक बार फ्री एक्सचेंजेस में से एक के दौरान इसके बारे में इंफॉर्मेशन मेंशन की थी। फर्दरमोर, एक लॉन्ग हिस्ट्री और अर्ली ह्यूमन एक्टिविटी के साइंस वाले एरिया के रूप में इस लैंड ऑफ होप में काउंटलेस एंशिएंट रूइंस बेरिड किए। ये वेरी पॉसिबल था कि उनका वेदर पर इन्फ्लुएंस हो सकता था। कैरेज ने मेगुर मैनर में ड्रोव किया, फाउंटेन पॉन्ड और स्मॉल गार्डन से गुजरते हुए जो मेन बिल्डिंग से सराउंडेड था। फाइनली ये मेन डोर के बाहर रुका। जैसे ही क्लाइन बटलर वॉल्टर के साथ कैरेज से उतरा, उसने लैंड स्टीवर्ड रिचर्डसन को देखा, दूर के पास मेल और फीमेल सर्वेंट्स की 2 रोज को लीड करते हुए अपने एम्प्लॉयर का वेटिंग कर रहे थे। 160 बोकलन स्ट्रीट के कंपेयर्ड में यहाँ मोर सर्वेंट्स थे, लेकिन वे मेनली लोअर क्लास सर्वेंट्स थे। स्पैंकिंग न्यू सूट पहने रिचर्डसन को देखते हुए क्लाइन ने एक स्माइल के साथ नॉडेड किया। वेल डन। रिचर्डसन के रिप्लाई का वेटिंग किए बिना उसने अपनी हैट उतार दी और इसे अपनी केन के साथ अपने वैले एनोनी को हैंडेड कर दिया, व्हाइल आस्किंग, क्या तुमने लेडीज के चैट करने और मेन के कार्ड्स खेलने के लिए एक्टिविटी रूम प्रिपेयर कर लिया है? यस सर, मैंने पोकर कार्ड्स, टैरो कार्ड्स और कुछ बोर्ड गेम्स प्लेस्ड कर दिए हैं। पियानो, वायोलिन्स और अदर कॉमन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी इनसाइड मूव्ड कर दिए गए हैं, रिचर्डसन ने एलोक्वेंटली आंसर दिया। क्लाइन डोर से पास थ्रू हुआ और नॉडेड किया। जेंटलमैन के लिए स्मोकिंग रूम कहाँ है? लेडीज की तरह ये सब सेकंड फ्लोर पर है। वे 5 रूम से सेपरेटेड हैं। रिचर्डसन को उसे रिमाइंड कराने के लिए मैनर में सर्वेंट्स की नीड नहीं थी। उसे आंसर देने के लिए रिकॉल करने की भी नीड नहीं थी। ये इंश्योर करने के लिए कि उसके एम्प्लॉयर का फर्स्ट हंटिंग एक्सकर्जन फ्लॉलेस हो, उसने हर निटी ग्रिटी डिटेल का नोट ले लिया था। हालांकि इसने उसे फिजिकली एग्जॉस्टेड कर दिया, वो मेंटली एक्साइटेड था। क्लाइन ने डिनर और गेस्ट रूम्स के बारे में आस्ट किया और कंफर्म्ड किया कि सब कुछ प्लेस में था। ज्यादा देर नहीं हुई, उसे गेस्ट्स का फर्स्ट बैच रिसीव्ड हुआ। मेगुर मैनर का नेम चेंज होने के बाद अब डांटेज मैनर के रूप में जाना जाता है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मार्क्ट और उनका फैमिली। यह जगह मेरे मूज मैनर से बहुत बड़ी है। मार्क्ट ने एक स्माइल के साथ अपना कोट उतार दिया और प्रेजिंग करते हुए इसे एक सर्वेंट को हैंडेड कर दिया। मैंने हमेशा मेगुर की वाइन की एक्सीलेंट क्वालिटी होने की हर्ड है, लेकिन मुझे कभी इसे टेस्टिंग करने का चांस नहीं मिला। मैं फाइनली आज अपनी क्यूरियोसिटी सेटिस्फाइड कर सकता हूँ। I hope you won't be disappointed. Klein modestly smiled. नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट में ग्रेप प्लांटेशंस के लिए फेमस एरिया के रूप में शैंपेन, रेड वाइन और व्हाइट वाइन बैकलैंड के नॉर्थ वेस्टर्न आउटस्कर्ट्स में फाइनेस्ट कंसिडर्ड की जाती थी। लेकिन यहाँ मैनर मेनली नोबल्स द्वारा ओन्ड होने के कारण सेल्फ ब्रूड अल्कोहलिक बेवरेजेस टिपिकली पब्लिक को सोल्ड नहीं की जाती थी। देयरफॉर ये ऑलमोस्ट अनहर्ड ऑफ था। केवल हाई सोसाइटी के लोग या उनसे रिलेटेड लोग ही इसके बारे में जानते होंगे। मेगुर सबसे आइकॉनिक मैनर्स में से एक था। इसके द्वारा ब्रूड वाइन की नोमें लोगों द्वारा वाइडली प्रेज्ड की जाती थी। कुछ ईयर्स की रेड वाइन कलेक्टर्स द्वारा 100 पाउंड से ज्यादा बॉटल पर ऑफर्ड की जाती थी। हालांकि क्लाइन के लिए इस मैनर को 20,000 पाउंड में बाय करने में एबल होने के लिए उसे नेचुरली सर्टेन कंडीशंस के लिए अग्री करना पड़ा। कुछ ईयर्स की सभी वाइन ड्यूक नेगन के सर्वेंट्स द्वारा ले जानी थी। मार्क्ट इसके बारे में रादर क्लियर था और फेमस वाइन कमोडिटीज पीने की एक्सपेक्ट नहीं की थी। उसने एक लाफ के साथ कहा, तुम कुछ बॉटल्स ओपन कर सकते हो और मेरे लिए हर एक का एक छोटा ग्लास पोर कर सकते हो। मुझे डिसाइड करने दो कि रिमेनिंग वाइन में से कौन सी मोस्ट स्पेक्टेकुलर है। हाई सोसाइटी के एक मेंबर के रूप में उसने कभी मेगुर मैनर की वाइन टेस्ट नहीं की थी। रीजन सिंपल था, वो न्यू पार्टी का मेंबर था और प्रीवियस ओनर ड्यूक नीगन कंजर्वेटिव पार्टी का मेन स्पॉन्सर था। नो प्रॉब्लम, क्लाइन इमीडिएटली अग्रीड हो गया जैसे उसकी गेज हेजल के चेहरे पर स्वेप्ट हुई। जुलाई और अगस्त के कंपेयर्ड में ये गर्ल क्लियरली चीयर्ड अप हो गई थी। स्ट्रेंजर्स का फेसिंग करते समय उसे अब एप्रीहेंसिव नहीं लगता था। प्रीवियसली ये किसी भी बैंक्वेट्स या बॉल्स में पार्टिसिपेट करने के लिए विलिंग नहीं होने जितना बैड था। इसने उससे फेमिलियर लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि वो सिख थी, और ये सब ऑड्रे की थैंक्स था। जब भी वो लो एंड चैरिटी बर्सरी फाउंडेशन में ड्वेन डांटेस से मिली, उसने मेंशन किया था कि वो हाल ही में मिस हेजल मार्क्ट से 2 बार मिली थी। ऐसा कम्युनिकेशन पहली नजर में प्रॉब्लमैटिक नहीं लगा क्योंकि हेजल, ऑड्री और डांटेस की कॉमन एक्वेंटेंस थी।
कॉमन फ्रेंड के बारे में टॉपिक फाइंड करना आइडल चैटर में कॉमन था। हालांकि क्लाइन मिस जस्टिस के हिंट्स रीड कर सकता था और अंडरस्टूड कि वो हेजल से अलग अलग बॉल्स और बैंक्वेट्स में 2 बार मिली थी और उसे 2 बार ट्रीटेड किया था। मार्क की फैमिली को सेटल्ड करने के बाद क्लाइन ने वीकेंड हंटिंग ट्रिप के लिए गेस्ट्स के सेकंड बैच का वेलकम किया। ब्रिगेडियर जनरल कोनास किलगोर, जो एक फ्रेंड के साथ आया था जिसका उसने प्रीवियसली मेंशन किया था। क्लाइन इस फ्रेंड को जानता था, लेकिन वो ड्वेन डॉन्टेस को नहीं जानता था। वो एक स्टीम कार मोगुल फ्रामिस केज था। वो बाइसिकल प्रोजेक्ट के मेन इन्वेस्टर्स में से एक था। उसने एक लॉयर पर रिलाइड किया था, जिस पर लॉयर सीक्वेंस के साथ बियॉन्डर होने का सस्पेक्टेड था और शर्लॉक मोरियार्टी से 10% शेयर्स चीप प्राइस पर बॉट किए थे। चूंकि वो लॉयर से रिलेटेड है, यह एक्सप्लेन किया जा सकता है कि वो अर्ल ऑफ द फॉलन का फ्रेंड कैसे है। क्लाइन एक स्माइल के साथ फॉरवर्ड गया और ब्रिगेडियर जनरल कोनस और फ्रेमिस केज को हग्ड किया। वेलकम। वो फिर बैकस्टेप्ड हुआ और पोर्टली लाइट ब्लू आइड फ्रेमिस से कहा, जो क्वार्टर फेस एक्ट था, मैंने सुना है कि आपकी स्टीम कार बहुत फेमस है। आपने उसे ड्राइव करके ओवर क्यों नहीं लाया? इससे पहले कि फ्रेमिस आंसर कर पाता, मैनली कोनस किलगोर ने एक स्माइल के साथ कहा, नहीं, तुम उसे नहीं समझते। वो अपनी स्टीम कार शोकेस करने का चांस कभी नहीं छोड़ेगा। हालांकि कार बहुत हैवी है। यहाँ आते समय वो एक डिच में गिर गई और बाहर नहीं निकाली जा सकी। थैंकफुली मैंने उसके क्लेम्स पर कभी बिलीव नहीं किया और खुद कैरेज पर रोड किया, उसके पीछे फॉलोइंग करते हुए। अदरवाइज उसे रिमेनिंग डिस्टेंस फुट पर कवर करना पड़ता। मेन प्रॉब्लम यह है कि हमारी रोड्स टेरेबल हैं। उन्हें रेनोवेटेड और रीबिल्ड करने की नीड है। उन्हें मेटल ट्रैक्स पेव्ड करने की नीड है, बस स्टीम लोकोमोटिव्स की तरह। फ्रेमिस रिटॉर्टेड और अपने हाथ ऊपर थ्रू किए। मैं तुमसे कुछ इन्वेस्टमेंट सीकिंग करने की प्लानिंग कर रहा था। हाँ, हम इसके बारे में बाद में टॉक कर सकते हैं। तुम वही थे जिसने हम में प्रीवियसली इन्वेस्टेड किया था, लेकिन अब तुम मुझसे इन्वेस्टमेंट आस्क कर रहे हो। तभी क्लाइंट को रियलाइज हुआ कि वो किंगडम के अपर क्लास में रादर फेमस टाइकून था। उसने 10,000 पाउंड से ज्यादा वर्थ के शेयर्स डोनेटेड किए थे और एक एक्सपेंसिव मैनर परचेस्ड किया था। उसने मिलिट्री के साथ कनेक्शंस भी एस्टैब्लिश किए थे, तो ये ऑब्वियस था कि वो रिच था। लेकिन इनफैक्ट मेरी करंट नेटवर्थ केवल 50 से 60,000 गोल्ड पाउंड्स है, परहैप्स मिस जस्टिस की वेल्थ का 10th हिस्सा। मुझे वंडर है कि मैं कब रियली 1 मिलियन पाउंड्स की नेटवर्थ वाला टाइकून बन सकता हूँ, तारांकन क्लाइन ने सेल्फ डेप्रिकेटिंग मैनर में सोचा। कुछ थॉट के बाद उसने कहा, इट्स फाइन, मैं मशीनरी और स्टीम के फ्यूजन में वेरी इंटरेस्टेड हूँ। जब मैं फ्री हूँगा, मैं आपकी स्टीम कार पर एक लुक ले सकता हूँ। स्पेक्टैक्युलर, फ्रामिस ने इमीडिएटली एक स्माइल के साथ कहा। अगर मुझे नहीं पता होता कि आपने चर्च ऑफ एवरनाइट को लार्ज सम डोनेटेड की है, तो मैं आपको गॉड ऑफ स्टीम का बिलीवर भी सोच सकता था। मैंने आफ्टर ऑल पास्ट में अपनी चेस्ट पर ट्रायंगुलर सेक्रेड एम्बलम ड्रॉन किया है। क्लाइन ने इस टॉपिक पर कंटिन्यू नहीं किया, अफ्रेड था कि क्योनास उसके इंटेंशंस डिस्कवर कर लेगा। उसने स्टेयरकेस की ओर पॉइंटेड किया और कहा, आप स्मोकिंग रूम की ओर हेड क्यों नहीं करते ताकि यहाँ कुछ प्राइज्ड सिगार कलेक्शंस ट्राई कर सकें? जब तक मैंने ये मैनर नहीं खरीदा था, तब तक मुझे नहीं पता था कि सिगार स्टोरिंग करने के लिए स्पेशली एक रूम था। इसका टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी मेंटेन्ड है, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं मैं स्मोक कर सकता हूँ, लेकिन मुझे ये पसंद नहीं है। नॉट बैड। क्या आपके पास चीफ्टन है? क्योनस किलगोर के चेहरे पर स्माइल सफ्यूज्ड हो गई। ऑफ कोर्स, क्लाइन ने एक पॉजिटिव आंसर दिया। इस हंटिंग ट्रिप को ऑर्गेनाइजिंग करने में केवल एक गोल था। ये इस ब्रिगेडियर जनरल MI9 के डेप्यूटी डायरेक्टर को हंट करने के लिए था। देयरफॉर उसने उसकी सभी प्रेफरेंसेस को कंसिडरेशन में लिया था। हालांकि क्लाइन इस हंटिंग ट्रिप के लिए एक्शन लेने की हरी में नहीं था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके पास अभी भी क्योनास की अंडरस्टैंडिंग की लैक थी। किलगोर की एक्चुअल स्ट्रेंथ एक हिडन डेमीगॉड के रूप में। उसे उसकी प्रेफरेंसेस, लेवल ऑफ अलर्टनेस और आइटम्स जो वो अपने साथ लाया था, फिगर आउट करने के लिए और गैदरिंग्स और हंट्स की नीड थी। एक मैजिशियन के रूप में क्लाइन अनप्रिपेयर्ड परफॉर्म नहीं करता था। शेरवुड बरो में एक अपार्टमेंट में फॉर्स ने अपने हाथ में बुक नीचे रखी और शियो को देखा, जो एक्टिविटी रूम के चारों ओर पेसिंग कर रही थी। वो आस्क करने में हेल्प नहीं कर सकी, तुम किस बारे में ट्रबल्ड हो? एक सीओ ने उसे एक ग्लांस शॉट की और कहा, मैं फ्रस्ट्रेटेड हूं कि क्या MI9 को विस्काउंट स्ट्रैटफोर्ड के अननोन वुमन के साथ क्लोज रिलेशनशिप के बारे में इन्फॉर्म करूं या इसे उनसे कीप करूं जब तक कि फर्दर डेवलपमेंट ना हो। तुम इसे उनसे क्यों कीप कर रही हो? फॉर्स ने अपना आंसर देने से पहले रिटर्न में आस्ट किया। विस्काउंट स्ट्रैटफोर्ड तुम्हारे फादर की डेथ से रिलेटेड है, लेकिन नॉर्मली तुम्हारे पास कॉन्फ्रंट करने का अपॉर्चुनिटी या स्ट्रेंथ लैक है, अफ्रेड हो बीइंग एक्सपोज्ड होने और अपनी मदर और ब्रदर को अफेक्टिंग करने के लिए। और अब वो उस अननोन वुमन की वजह से एक्सीडेंट एनकाउंटर कर सकता है। वो स्टेट के साथ डील करने के लिए रिलेटिवली इजी है। ये तुम्हारा अपॉर्चुनिटी है, तो तुम हेजिटेंट हो रही हो, राइट?
इक्सायो ने यस कहने से पहले एक मोमेंट के लिए साइलेंट फेल किया। फॉर्ज ने बुक क्लोज्ड की, अपनी फ्रेंड को स्टेयर्ड किया और सीरियस मैनर में कहा, सिंस तुम हेजिटेटिंग कर रही हो, इसका मतलब है कि तुम ऑलरेडी एक ऑप्शन की ओर इंक्लाइंड हो। सायो ने स्लोली नॉडेड किया और कहा, यस। फॉर्स ने अपने स्लाइटली लॉन्ग कर्ली हेयर को फॉन्डल्ड किया और खड़ी हुई, अपना राइट हैंड एक्सटेंडिंग करते हुए और कहा, मैं तुम्हारा डिसीजन ऑलरेडी जानती हूँ। वेल, क्या तुम्हें हेल्प चाहिए? सायो को आंसर देने के लिए हेजिटेंट देखकर वो लाफ्ट और कहा, मैं एक सीक्वेंस 6 बियॉन्डर हूँ। सीओ के आंसर देने का वेटिंग किए बिना उसने चारों ओर देखा। अगर तुम वरीड हो तो हम स्टिल एडिशनल हेल्प सीख कर सकते हैं। वो इम्प्लाइंग कर रही थी कि वे टैरो क्लब के मेंबर्स से हेल्प गेट कर सकते थे। एक्सियो ने इसके बारे में सोचा और एक्सेल्ड किया। नॉट फॉर नाउ, चलो इसे फर्स्ट ट्राई करते हैं। चलो अब हेड आउट करते हैं और विस्काउंट स्ट्रैटफोर्ड मॉनिटरिंग कंटिन्यू करते हैं। नाउ? फॉर्स टेकन अबैक थी। ऑल राइट, लेकिन उससे पहले मुझे क्रिस्टल बॉल यूज करने दो कुछ एस्ट्रोमैंसी करने के लिए, डेंजर के लेवल को कंफर्म करने के लिए। कुछ वर्क के बाद उसने एक हाथ में प्योर क्रिस्टल बॉल हेल्ड की और कहा, डेंजर का सर्टेन लेवल है। चैप्टर 1018 अनएक्सपेक्टेड। एम्प्रेस बोरो विस्काउंट स्ट्रैटफोर्ड के मेंशन के बगल में। फोर्स और जियो, जिन्होंने काली ड्रेस पहनी थी, एक अंधेरे कोने में छिपी हुई थी। वे कसकर बंद मेटल गेट्स को ध्यान से देख रही थीं और अपने टारगेट के बाहर आने का सब्र से इंतजार कर रही थीं। आज रात बारिश नहीं हो रही थी, इसलिए उन्हें खराब मौसम का सामना नहीं करना पड़ा। स्ट्रीट लैंप्स के किनारे खड़ी कैरेज ने उन्हें साफ कर दिया था कि उनके सब्र का फल मिलेगा। यह बस समय की बात थी। अज्ञात समय के बाद गेट्स ने एक भारी मेटल की आवाज की और धीरे धीरे खुले। काले लबादे में एक फिगर सिर झुकाए हुए बाहर आया। वो फिगर कैरेज के पास गया और फुर्ती से अंदर चढ़ गया। क्या वो वही है? फोर्स ने अपनी आवाज धीमी की और जियो से पूछा। उसके पास ऐसी बियॉन्डर शक्तियां नहीं थीं जो सिर्फ एक विवरण से टारगेट की विशेषताओं को पहचान सकें, और उसने उसे पहले कभी नहीं देखा था। इसलिए वो फैसला करने के लिए अपने आध्यात्मिक अंतर्ज्ञान या ज्योतिष पर भरोसा नहीं कर सकती थी। जियो ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, हाँ। जैसे ही वे धीरे धीरे बात कर रही थीं, रेंटल कैरेज ने स्पीड बढ़ाई और साइड गेट से निकल गई। जियो ने तुरंत अपनी छिपने की जगह छोड़ दी। वो अपनी शेरिफ बियॉन्डर शक्तियों और उस शारीरिक ताकत का इस्तेमाल करने के लिए तैयार थी जो एक इंटेरोगेटर होने से उसे मिली थी, ताकि दौड़ते हुए अपने टारगेट को लॉक कर सके। तुम क्या कर रही हो? उस पल फोर्स ने उसका कंधा दबाया, उसके प्लान्स को रोकते हुए। उसका पीछा। जियो ने उलझन में अपनी दोस्त को पीछे मुड़कर देखा। फोर्स ने उस रेंटल कैरेज को देखा जो अभी उनसे पूरी तरह दूर नहीं गई थी, और सोचते हुए पूछा, तुम उसे ट्रैक क्यों कर रही हो? साथ ही क्या तुमने नहीं कहा था कि एक बार जब तुम बैकलैंड ब्रिज इलाके में घुसते हो तो टारगेट के पास उसकी सुरक्षा के लिए एक काफी ताकतवर बियॉन्डर होता है? ये सही है। जियो ने कहने से पहले दूसरे सवाल का जवाब दिया, तुम्हारा सवाल बहुत अजीब है। किसी को ट्रैक करने का कारण टारगेट का हुलिया, पहचान और मकसद पता करना होता है। फोर्स ने जियो के कंधे से अपना बायां हाथ हटाया और एक मुस्कान दिखाई। चूंकि टारगेट एक काफी ताकतवर बियॉन्डर द्वारा सुरक्षित है, हमारे लिए बैकलैंड ब्रिज इलाके में ट्रैकिंग पूरी करना मुश्किल होगा। हम उसका घर खोजने और उसकी असली पहचान पता लगाने में सक्षम नहीं होंगे। क्या तुम सीधे उसके गार्जियन से लड़ना चाहती हो? हालांकि तुम्हारे पास मदद के लिए मैं हूं। क्या तुम उस इंसान की ताकत के बारे में पक्का हो? तुम कितनी पक्का हो? क्या ये बहुत खतरनाक होगा? इसके अलावा एक बार लड़ाई शुरू हो गई तो ये निश्चित रूप से टारगेट को सतर्क कर देगा। ये वैसा ही है जैसे कैरेज को बीच रास्ते में रोकना और सीधे सामना करना। ये तुम्हारे मुख्य मकसद को खराब कर देगा। ये विस्काउंट स्ट्रैटफोर्ड को सतर्क कर देगा और उसे उस मुसीबत में फंसने से रोक देगा जो तुम्हें एक्शन लेने का मौका दे सकती है। अगर हम ऐसा करते हैं तो फेल होने की संभावना है, लेकिन अगर हम कुछ नहीं करते हैं तो फेल होना तय है। जियो ने जोर देकर कहा कि वो स्थिति को अच्छी तरह जानती थी। वो बस एक कोशिश करना चाहती थी और बीच रास्ते में एक मौका खोजना चाहती थी। इस पल रेंटल कैरेज सड़क के अंत में दूसरी गली में मुड़ चुकी थी। फोर्स ने धीरे धीरे गायब होते हुए पीछे देखा, जैसे उसने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराई। नहीं नहीं नहीं, हमें सोचने का तरीका बदलने की जरूरत है। हमें पहले टारगेट का हुलिया पता करने की कोशिश करनी चाहिए। दिन निकलने के बाद हम बैकलैंड ब्रिज इलाके में सामान्य जांच करने के लिए उसके हुलिये का इस्तेमाल कर सकते हैं और फिर दूसरे चैनलों से जानकारी हासिल कर सकते हैं। तुम्हारे शब्दों का चयन बहुत प्रोफेशनल है, जियो ने सोचते हुए कहा। बेशक, मैंने पहले जासूसी नॉवेल लिखे हैं। फोर्स ने बिना किसी संकोच के जवाब दिया। लेकिन मैं उसे सतर्क किए बिना ये कैसे पता लगाऊं कि टारगेट कैसा दिखता है? जियो ने सबसे महत्वपूर्ण सवाल उठाया।
तैयार होकर फोर्स ने लेमानोस ट्रेवल्स निकाला और मुस्कान के साथ कहा, आसान है। साइकोलॉजिकल इनविजिबिलिटी का इस्तेमाल करके जो मिस जस्टिस ने रिकॉर्ड की थी। हालांकि ऑड्रे को ऐसी किसी स्थिति का सामना नहीं करना पड़ा था जिसमें उसे लेमानोस ट्रेवल्स का इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ी हो। उसने जिज्ञासा से इसे 3 बार किराए पर लिया था। उसने रिकॉर्ड की गई बियॉन्डर शक्तियों के उपयोग और गुणों का अध्ययन किया था और उसने इसमें अपनी खुद की बियॉन्डर शक्तियां रिकॉर्ड की थीं। इसमें काफी उपयोगी साइकोलॉजिकल इनविजिबिलिटी शामिल थी। जहां तक उसकी असली पहचान की बात है, जियो और फोर्स इसके बारे में और ज्यादा पक्का हो रही थीं, लेकिन उन्होंने सीधे नहीं पूछा या कोई आगे की जांच नहीं की। ये दूसरे टैरो क्लब के सदस्यों के प्रति सम्मान का सबसे बुनियादी रूप था। अपनी दोस्त का जवाब सुनने के बाद जियो को एहसास हुआ और वो तुरंत प्रेरित हो गई। फोर्स ने जारी रखा, इस पेज पर बियॉन्डर शक्तियों का उपयोग करके तुम आसपास के सभी जीवों के लिए अंधे धब्बों में रखी जाओगी। वे तुम्हें देख नहीं पाएंगे, भले ही तुम उनके सामने कूदो। इस तरह तुम सीधे कैरेज में चढ़ सकती हो और टारगेट के सामने खड़ी हो सकती हो, खुले तौर पर उसका हुलिया देख सकती हो और उसकी सारी विशेषताओं को याद कर सकती हो। हे, मैं कभी कभी सोचती हूँ कि जो लोग साइकोलॉजिकल इनविजिबिलिटी का इस्तेमाल करते हैं, अगर वे बदकिस्मत हों तो विशाल जीवों द्वारा कुचले जा सकते हैं जो वहां से गुजरते हैं। ओ, बाद में ज्यादा शोर मत करना। आसपास के किसी भी जीव से बात मत करना, वरना तुम ध्यान खींच लोगी। ये शक्ति अपने आप खत्म हो जाएगी। हाँ, जियो ने सिर हिलाया। फिर उसने एक और मुद्दा उठाया, मैं टारगेट को अचानक कैरेज का दरवाजा खुलने का पता लगाने से कैसे रोकूं जब वो चल रही हो। फोर्स के जवाब का इंतजार किए बिना उसने तुरंत जोर दिया, क्या तुमने डोर ओपनिंग बियॉन्डर शक्ति रिकॉर्ड की? गैस करो। फोर्स ने मुस्कुराते हुए लेमानोस ट्रैवल्स अपनी दोस्त को दी, उसे बताते हुए कि कौन से पेजों पर कौन सी शक्तियां थीं। इसे ध्यान में रखते हुए जियो तुरंत परछाइयों के बीच दौड़ी, रेंटल कैरेज का पीछा करते हुए। जल्द ही उसने अपना टारगेट देखा। उसका दाहिना हाथ तुरंत कांप गया, जैसे उसने ब्रोंज हरे नोटबुक को एक पीले भूरे बकरी की खाल वाले पेज को दिखाने के लिए मजबूर किया। उसने अपनी उंगलियां धीरे से फिसलाईं और जियो को ऐसा लगा जैसे अनगिनत लहरदार रोशनी एक गहरी झील की सतह पर बाहर की ओर फैल रही हो। जब उसकी नजर सामान्य हुई, वो तेज हुई और कैरेज के किनारे की ओर भागी। ये सुनिश्चित करने के लिए कि कुछ भी गलत ना हो, जियो ने तुरंत एक्शन नहीं लिया। कुछ बड़े कदमों के साथ उसने घोड़े को ओवरटेक किया। वो फिर मुड़ी, जैसे कि वो सड़क पार कर रही थी। हालांकि कैरेज ड्राइवर ने उसे नोटिस नहीं किया, न ही उसने घोड़े को चिल्लाया या रोका। साइकोलॉजिकल इनविजिबिलिटी के प्रभावों की पुष्टि करने के बाद वो तेज हुई और घोड़े की दौड़ से बची और कैरेज के किनारे आ गई। एक संक्षिप्त अवलोकन के बाद उसने लेमानोस ट्रैवल्स के पन्ने पलटे और अजीब पैटर्न और प्रतीकों से ढका एक सफेद पेज निकाला। फिर उसने अपना दाहिना हाथ बाहर निकाला और उसे कैरेज की सतह पर दबा दिया। उसका फिगर तुरंत पारदर्शी हो गया, जैसे वो अंदर दिखाई दी। काले लबादे में महिला उसके तिरछे सामने बैठी थी, जैसे कि वो सोच में थी, कांच की खिड़की को घूर रही थी जहां जियो खड़ी थी। हालांकि उसने उस बाउंटी हंटर को नोटिस नहीं किया जिसने अचानक घुसपैठ की थी। इतनी करीब दूरी पर लबादा नीचे होने के बावजूद जियो उसका चेहरा साफ देख सकती थी। इसके अलावा महिला उतनी सावधान नहीं थी जितनी वो बाहर चलते समय थी। उसका हर एक्शन काफी कैजुअल लग रहा था क्योंकि हुड केवल उसकी आंखों पर था। तुरंत उसका हुलिया जियो की आंखों में रिफ्लेक्ट हुआ, एक ऐसे चेहरे के साथ ओवरलैप करते हुए जिसमें अभी भी कुछ मर्दाना विशेषताएं थीं। ये एक शेरिफ की बियॉन्डर शक्ति थी। जियो की आंखें चौड़ी हो गईं, जैसे वो चिल्लाने से खुद को रोक नहीं पाई। शेरमन? वो पहले से देख सकती थी कि जो महिला अक्सर विस्काउंट स्ट्रैटफोर्ड के मेंशन में जाती थी वो काफी सुंदर थी, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वो महिला उसकी दोस्त शेरमन होगी। वो कभी एक जवान आदमी था, एक आदमी जिसे औरत जैसा नहीं माना जाता था, अब सुंदर लग रहा था। उसके पास एक औरत का आकर्षण था। उस पल जियो शेरमन को ऊपर से नीचे तक देखे बिना नहीं रह सकी। वो उसके फिगर को उस जवान आदमी के साथ नहीं जोड़ सकती थी जिसे वो जानती थी। अगर ये उसकी शेरिफ बियॉन्डर शक्तियां नहीं होती जिसने उसे पुष्टि करने की अनुमति दी कि सामने वाला व्यक्ति शेरमन था, तो जियो ने निश्चित रूप से कल्पना की होती कि उसने गलती की है। और फिर भी उसे अभी भी शक था कि क्या वो व्यक्ति शेरमन नहीं था और इसके बजाय शेरमन की जुड़वा बहन थी। हैरान कर देने वाला सवाल सुनकर शेरमन को एहसास हुआ कि कैरेज में किसी समय कोई और व्यक्ति था, कोई जाना पहचाना। बाउंटी हंटर जियो डेरेचा पहले ही अपना नाम बदलकर शेरमैन कर चुकी थी। वो पहले घबराई, लेकिन ट्रिसी के शब्द जो अक्सर बोलती थी उसके दिमाग में आए। तुम उन लोगों से नहीं मिल सकती जिन्हें तुम जानती थी। क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारा पति, तुम्हारा प्रेमी तुम्हारी पुरानी स्थिति जाने? केवल अपने कनेक्शन पूरी तरह से काटकर ही तुम पुनर्जन्म ले सकती हो। ऐसा करना खुद को बचाने के लिए है।
ऐसे शब्द जल्दी से शेरमैन के दिमाग में कौंधे जैसे एक भयानक विचार उसके ख्यालों में उभरा। उसे मार डालो। ये विचार रसातल में एक दानव से आता हुआ लग रहा था, जैसे ये लगातार शेरमैन के कान में फुसफुसाया, जैसे ये उसके दिल में गूंज रहा था। उसे मार डालो। इस व्यक्ति को मार डालो जिसने तुम्हें पहचाना। केवल ऐसा करके ही तुम सच में पास्ट से बच सकती हो और प्रेजेंट को नहीं खोगी। उसे मार डालो। शेरमैन ने जियो के सवाल का जवाब नहीं दिया। उसका बायां हाथ धीरे धीरे मुट्ठी में बंद हो गया, जबकि वो थोड़ा कांप रहा था। जियो ने अपने सामने वाले व्यक्ति के माध्यम से दौड़ते हुए तीव्र भावनाओं को महसूस किया और पुष्टि की कि यह शेरमन था। तुरंत उसने चिंता में पूछा, तुम इस तरह कैसे बन गए? तुम इस पूरे समय कहाँ थे? क्या तुमने कुछ सामना किया? क्या तुम चोटिल हुए? शेरमैन के होंठ कांपे जैसे उसकी बाईं मुट्ठी थोड़ी ढीली हुई। उसने सिसकते हुए स्वर में कहा, मैंने पहले ही एक नई जिंदगी शुरू कर दी है। मुझे दोबारा परेशान मत करना, ठीक है? मैं वो सब कुछ नहीं खोना चाहती जो मेरे पास अब है। मैं उन लोगों को देखना नहीं चाहती जिन्हें मैं पास्ट में जानती थी। जितना अधिक वो बोली, ये उतना ही तेज हो गया। ये साफ हो गया कि ये एक विनती थी। जियो कुछ सेकंड के लिए हैरान थी। शेरमन को घूरने से पहले अपने होंठ सिकोड़ते हुए उसने कहा, ठीक है। वो और ज्यादा नहीं रुकी और कैरेज की खिड़की खोलने के लिए हाथ बढ़ाया और बाहर कूद गई। शेरमैन ने चुपचाप इस पूरी प्रक्रिया को देखा और आखिरकार सांस छोड़ी, इससे पहले कि वो अपनी सीट पर गिर गई, जैसे उसने अपनी सारी ताकत खो दी हो। उसके लिए अपने दिल में दानव को कंट्रोल करना आसान नहीं था। इस पल उसने अपने बगल में हवा से तेजी से बनता हुआ एक फिगर देखा। फिगर ने एक काली पुरानी शैली की ड्रेस पहनी थी, लेकिन इसने उसकी सुंदरता और स्वभाव को कम नहीं किया। वो वहां चुपचाप बैठी थी, बिना एक शब्द कहे, लेकिन उसे न देखना असंभव था। डेमनेस ट्रेसी, तुमने उसे मारा क्यों नहीं? ट्रेसी ने मुस्कान के साथ पूछा, कोई उदासी न दिखाते हुए। ये एक फालतू बातचीत जैसा था, जहां वो पूछेगी कि उसने पिछली रात क्या पिया था। वो उन कुछ लोगों में से एक है जिन्होंने मुझे बेदखल नहीं किया। उसने मेरी मदद भी की। शेरमैन ने चौंक कर जवाब दिया, फिर माथे पर बल डाला। आप यहाँ क्यों हैं? ट्रेसी मुस्कुराई और कहा, मैं तुम्हारी रक्षा कर रही हूँ। शेरमैन के जवाब का इंतजार किए बिना उसने कहा, तुम अच्छे मूड में लग रही थी जब तुम बाहर आई। चैप्टर 10-19 पेशेंस। ये कैसा था? क्या तुमने अच्छे से देखा? जैसे ही फोर्स उस सड़क से हटी जहां विस्काउंट स्ट्रैटफोर्ड का मेंशन था, उसने जियो को उदास और खाली चेहरे के साथ बाहर निकलते देखा। जियो ने हिचकिचाते हुए सिर हिलाया। मैंने देखा। ऐसा कहने के बाद वो होश में आती हुई लगी और हैरान होकर कहा, मैं उसे जानती हूँ। नहीं, उसे? फोर्स कंफ्यूज्ड थी। जियो ने हमेशा की तरह अपने आसपास देखा और कहने से पहले, वो शेरमन है। शेरमन जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। वो सच में एक औरत बन गया। फोर्स हैरान थी, जैसे उसने अनजाने में पूछा, क्या तुमने गलती की थी? क्या वो शेरमन की बहन हो सकती है? जियो ने जोर से अपना सिर हिलाया। नहीं, उसने खुद इसे माना और यहां तक कि मुझे उसे परेशान न करने के लिए कहा। वो अपने पास्ट को अलविदा कहना चाहती है। लेकिन वो एक औरत कैसे बन गया? फोर्स की आंखें इधर उधर घूमी, जैसे उसने अचानक कुछ याद किया। उसने सोचते हुए कहा, यह नामुमकिन भी नहीं है। एक बियॉन्डर पाथवे है जो एक आदमी को एक निश्चित स्टेज पर औरत बनने देता है। उसे याद आया कि मिस जस्टिस ने फ्री एक्सचेंज सेशन के दौरान कुछ ऐसा ही बताया था। अरे, सच में? जियो की आंखें चौड़ी हो गईं, जैसे उसने यकीन न करते हुए पूछा। हाँ। फोर्स ने पहले ही सही शर्तें याद कर ली थीं, जैसे उसने एक काफी कॉन्फिडेंट जवाब दिया। ये। जियो उसे स्वीकार करने में एक पल के लिए असमर्थ थी, लेकिन वो कोई जवाब नहीं खोज सकी। वो केवल इतना ही कर सकती थी कि पूछे, कौन सा पाथवे है? फोर्स ने जवाब दिया, डेमनेस। ओह, ये एसासिन पाथवे है। डेमनेस। शर्मन सच में एक डेमनेस बन गया। जियो ने खुद को दोहराया। अचानक उसकी आवाज तेज हो गई। क्या ये हो सकता है कि उसका फायदा उठाया जा रहा है? नहीं, मुझे उसे चेतावनी देनी चाहिए। जैसे ही उसने वो कहा, जियो मुड़ी और रेंटल कैरेज को फिर से पकड़ने की कोशिश में बड़े कदमों के साथ दौड़ी। हालांकि वो कुछ ब्लॉक्स पीछा करने की कोशिश करने के बाद टारगेट नहीं खोज सकी। शेरमन और कैरेज हवा में गायब होते हुए लगे। जियो धीरे धीरे धीमी हुई और आखिरकार रुक गई। उसने अपने सामने हलचल भरी सड़कों को उलझे हुए चेहरे के साथ देखा। उसके पीछे फोर्स कुछ दीवारों से गुजरी और आखिरकार उसे पकड़ लिया। गया, जियो फुसफुसाई। फोर्स ने भी अपनी नजर आगे डाली और सोचते हुए जवाब दिया, हम पकड़े गए।
जियो के बोलने का इंतजार किए बिना वो मुड़ी और आह भरी, चलो वापस चलते हैं और दूसरा मौका खोजते हैं। जियो ने एक कदम आगे नहीं बढ़ाया, जैसे वो वहां खड़ी रही। कुछ सेकंड बाद उसने फोर्स की उलझी हुई नजर के नीचे कहा, चूंकि उन्होंने समस्या खोज ली, क्या वे अपने प्लान समय से पहले तेज करेंगे? ये हो सकता है। अगर वे अपनी प्लान्स खराब नहीं होने देना चाहते, तो वे आज रात एक आखिरी हमला कर सकते हैं, इससे पहले कि हम तैयार हों। फोर्स ने तुरंत जियो के साथ सहमति जताई। चलो विस्काउंट स्ट्रैटफोर्ड की जगह पर वापस चलते हैं और एक ज्यादा छिपी हुई जगह में छिपते हैं। हम निगरानी करना जारी रखेंगे। जियो ने तुरंत सिर हिलाया और बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया, ठीक है। डॉट डॉट डॉट। डॉक एरिया में बहुत सारे सामान वाले एक वेयरहाउस के अंदर शेरमैन एक गंदे लकड़ी के क्रेट पर बैठी थी। उसके हाथ उसकी पीठ के पीछे बंधे थे, जैसे उसके शरीर पर पतले लेकिन मजबूत मकड़ी के जाले लिपटे थे। वो बार बार कोशिश कर रही थी, जैसे एक बाढ़ बढ़ रही थी, सेंटीमीटर दर सेंटीमीटर शांत वेयरहाउस के अंदर। समय के अज्ञात समय के बाद वेयरहाउस का दरवाजा एक धड़ाम के साथ खुला और दीवार के दोनों किनारों में जा लगा। एक फिगर लड़खड़ाते हुए अंदर आया। ये अधेड़ उम्र का विस्काउंट स्ट्रैटफोर्ड था। उसने अपनी सफेद विग नहीं पहनी थी, जैसा वो हमेशा बाहर करते समय करता था। इसने उसकी काफी ऊंची गिरती हुई हेयरलाइन और काफी गंदे काले बाल दिखाए। बाद वाले एक साथ चिपके थे, जैसे कि तूफान से भीगे हुए हों और हवा में सूखे थे। लेकिन पिछले कुछ घंटों में बादल पतले थे और लाल चांद आसमान में ऊंचा था। बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई थी। पसीने की बूंदें विस्काउंट स्ट्रैटफोर्ड के काफी कटे हुए चेहरे के कंटूर से नीचे टपकी, जैसे उसकी स्किन के नीचे अनगिनत काले धागे बह रहे थे। उसका शरीर थोड़ा झुका हुआ था और उसकी चेहरे की मांसपेशियां कुछ मुड़ी हुई थीं। उसकी आंखें दर्द और चिंता से भरी थीं। उसने एरिया का सर्वे किया और खुश था जब उसने शेरमैन को पाया। हालांकि वो चिंतित हो गया, जैसे वो बिना ज्यादा कॉन्फिडेंस के चार्ज हुआ। जब शेरमैन ने उसे वेयरहाउस में घुसते देखा, उसका चेहरा चमक उठा, जैसे कि वो एक प्रभामंडल में ढका था। उसने फिर एक चिंतित और डरा हुआ चेहरा दिखाया, जैसे उसने अपना सिर पागलों की तरह हिलाने की कोशिश की। हालांकि उसकी गर्दन मकड़ी के जालों द्वारा मजबूती से पकड़ी हुई थी, जो उसकी मूवमेंट रोकती थी। वो चिंता में लड़खड़ाई, इस हद तक कि उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, बूंद दर बूंद, क्रिस्टली और कमजोर। जैसे ही विस्काउंट स्ट्रैटफोर्ड उसके पास पहुंचने वाला था, एक तेज धमाका अचानक दोनों के बीच गूंज उठा। ट्रिसी, जो वेयरहाउस के कोने में थी, अचानक काली लपटों में फट गई। घने अनगिनत मकड़ी के जाले दिखाई दिए, लेकिन उन्हें जलाया नहीं जा सका। आंख की झपक में ट्रिसी शेरमैन की तरह थी, एक पारदर्शी कोकून के अंदर बंद। वो हिल या भाग नहीं सकती थी। वेयरहाउस के ऊपर ऊंचे एक वेंटिलेशन वेंट में एक फिगर दिखाई दिया। ये एक औरत थी, जिसकी उम्र स्पष्ट नहीं थी। उसने एक सादा और पवित्र सफेद बागा पहना था। उसके काले बाल, नीली आंखें थीं, प्यारी और सुंदर दिख रही थी, एक अवर्णनीय आकर्षण दे रही थी। कैटरीना पेले। ट्रिसी अपनी सारी ताकत खर्च करती हुई लगी, इससे पहले कि उसने एक नाम चिल्लाया। इस पल विस्काउंट स्ट्रैटफोर्ड ने अपने शरीर को पकड़ा, मोटी काली लपटों में ढकी एक इल्यूजरी गुड़िया बाहर निकालते हुए। उसने शेरमैन पर देखा और ट्रिसी पर मुस्कुराया। जब जीवन से संबंधित मामलों की बात आती है, मैं कभी लापरवाह नहीं हूंगा। उस साथी साइक्स के मरने के बाद मैं जानता था कि एक दिन मेरी बारी होगी। हे, चूंकि तुम मेरा शिकार कर रही हो, इसका मतलब है कि जाहिर तौर पर दूसरे हैं जो तुम्हें शिकार करना चाहते हैं। वे बहुत सब्र वाले थे, तुम्हें डराकर भगाने से डरते थे। उन्होंने कुछ नहीं किया और आज तक इंतजार किया। साथ ही तुम्हारा तोहफा काफी अच्छा था। विस्काउंट स्ट्रैटफोर्ड के शब्द सुनने पर शेरमैन, जो अभी भी आदत से संघर्ष कर रही थी, तुरंत हिलना बंद कर दी। उसका चेहरा खाली हो गया। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, लेकिन वहां कोई फोकस नहीं था। उसकी आंखों में नजर गहरी और गहरी डूबती हुई लगी। प्यार। ट्रिसी अचानक हंसी, शायद खुद का मजाक उड़ा रही थी। ये ऐसा था जैसे एक अदृश्य दीवार थी जो उसे शेरमैन से अलग करती थी, एक जिसे पार नहीं किया जा सकता था। अगर तुम श्राप तोड़ना चाहते हो और उसे दूर ले जाना चाहते हो, तो तुम्हें मेरे सवाल का जवाब देना होगा बिना कुछ छिपाए। इस पल एक फिगर वेयरहाउस के कोने में जल्दी से दिखाई दिया। उसके चेहरे की विशेषताएं आकर्षक थीं, साथ में एक असामान्य रूप से प्यारा लुक बना रही थीं। वो उस प्रेमी जैसी लगती थी, जिसके बारे में हर युवा लड़का अपनी जवानी में सोचता होगा। वो डेमनेस ट्रिसी के अलावा कोई और नहीं थी। विस्काउंट स्ट्रैटफोर्ड के जवाब का इंतजार किए बिना उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और एक पिच ब्लैक लॉ जलाई। विस्काउंट स्ट्रैटफोर्ड का चेहरा, हाथ, गर्दन और खुली स्किन तुरंत पारदर्शी हो गए, जैसे वे खून की नसों के साथ बाहर निकल आए। और हर खून की नस में एक काली लौ चुपचाप जल रही थी, जैसे वो चुपचाप बह रही थी।
विस्काउंट स्ट्रैटफोर्ड की आंखों में दर्द तुरंत एक पीक पर पहुंचा, लेकिन ये अगले पल गायब हो गया। उसका चेहरा बेहद ठंडा हो गया, जैसे उसकी आंखों में एक मजाकिया लुक दिखाई दिया। ये ऐसा था जैसे कि जिसे श्राप दिया जा रहा था वो नहीं था, बल्कि ट्रिसी थी जो दूरी पर थी। वो दिखाई दी जैसे कि वो एक पारदर्शी कोकून में बंद थी, एक भी आवाज बनाने में असमर्थ। ये तुम्हारे लिए बुरी चीज नहीं है। ट्रिसी पिच ब्लैक लॉ के साथ शेरमैन के सामने खड़ी हुई, जो उसकी हथेली में स्याही जलने जैसा लग रहा था। कम से कम तुम तय कर सकती हो कि क्या वो सच में तुमसे प्यार करता है या तुमसे झूठ बोल रहा है। शेरमैन गुस्से और डरी हुई थी। उसने बेताबी से अपनी इच्छा व्यक्त करने के लिए अपनी सिसकियों का इस्तेमाल किया, लेकिन ट्रिसी अडिग थी। उसने अपनी लॉ वाली हथेली घुमाई और इसे शेरमैन के पेट में दबा दिया। लपटों के पास बुद्धिमत्ता प्रतीत होती थी, जैसे वे बहते पानी की तरह बिखर गईं। उसके बाद उन्होंने अंदर घुसने की कोशिश में उसकी स्किन और मांस को भेद दिया। ट्रिसी के चिकने काले बाल प्रकृति के नियमों के खिलाफ भड़क उठे। वे अदृश्य हाथों द्वारा खींचे जा रहे थे, जैसे वे हर दिशा में फैले। इसने आसपास की हवा को एक अजीब गंध के साथ दाग दिया। बालों के स्ट्रैंड्स मोटे हो गए, जैसे वे अलग स्ट्रैंड्स में बिखर गए। उनके नीचे डार्क बीम्स ऑफ लाइट उमड़ी, श्राप और शब्द लाते हुए। वे तेजी से बहे, पिच ब्लैक लपटों में मिलते हुए। शेरमैन के पेट में प्रवेश करने पर वे जल्दी से गायब हो गए। शेरमैन का चेहरा बेकाबू होकर फड़कने लगा, लेकिन उसे कोई दर्द महसूस नहीं हुआ। ये ऐसा था जैसे ये पूरी तरह से रिफ्लेक्स पर था। वो जल्द ही शांत हो गई, जैसे उसने ट्रिसी का फिगर धुंधला होते और धीरे धीरे पारदर्शी होते देखा, जब तक कि ये गायब नहीं हो गया। शेरमैन की पुतलियां चौड़ी हो गईं, जैसे उसने फिर से संघर्ष किया, लेकिन वो अपनी कैद से आजाद होने में असमर्थ थी। वो बिल्कुल भी नर्वस नहीं थी। डॉट 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 मेगुर मैनोर। रात हो चुकी थी। 20 से अधिक मेहमानों को सेटल करने और अगले दिन शिकार यात्रा तैयार करने के बाद क्लाइन जागा जब वो सोने के कुछ समय बाद ही सो गया था। उसका अंतर्ज्ञान ट्रिगर हुआ था, जैसे उसके दिमाग में एक सीन बना। ब्रिगेडियर जनरल कोनास किलगोर, जिसने शर्ट और पैंट्स पहने थे, सीक्रेट में गेस्ट रूम की खिड़की से बाहर उड़ गया था। उसने प्रकृति के नियमों की पूरी अवहेलना में बाहर लैंड किया। मैंने अभी एक्शन भी नहीं लिया है। वो यहाँ अपने खुद के गोल्स के लिए आया है। तारांकन एक विचार के साथ क्लाइन ने बाहर एक कॉकरोच को कंट्रोल किया और उसे अपने मैरिनेट में बदल दिया। उसने फिर आसपास देखने के लिए इसकी आंखें इस्तेमाल की। लगभग उसी समय कोनास किलगोर दिखाई दिया। इस डेमिगॉड के मेगुर मैनोर छोड़ने के बाद उसने तुरंत दूरी को डिस्टॉर्ट किया और जल्दी से टस्क रिवर के किनारे पर पहुंचा। उसने खुद को पार करने के लिए तैयार किया। कॉकरोच ने बिना किसी रिएक्शन के चुपचाप देखा। वो टस्क रिवर के साउथ बैंक के लिए जा रहा है। वो क्या करना चाहता है? क्या उसके पास सबर्ब्स में शिकार की पसंद है, ताकि वो ऐसे एक्शंस छिपाने की कोशिश कर सके? उसने मुझे मेगुर मैनोर इस कारण से इंट्रोड्यूस किया। क्लाइन बिस्तर में लेटा और गंभीरता से कोनास के एक्शंस का विश्लेषण किया। MI नॉट डेमिगॉड टस्क रिवर के साउथ बैंक पर कदम रखने के बाद क्लाइन ने अचानक एक मामला याद किया। जब वो अंडरग्राउंड रूइन से भागा, जहां इन जेंगविल और कंपनी थे, वो बैकलैंड के नॉर्थवेस्ट में कहीं दिखाई दिया। ये टस्क रिवर का साउथ बैंक था, इसे मेगुर मैनोर के काफी करीब बनाते हुए। चैप्टर 1020 मीन्स ऑफ अ डैमनेस। जैसे ही उसके थॉट्स रेस करने लगे, क्लाइन ने अचानक ऑपोजिट रूम में मौजूद अपने वैलेट एनोनी के साथ अपनी पोजीशन स्विच कर ली और मैनोर की मेन बिल्डिंग से 150 मीटर्स दूर एक ग्रेपवाइन के नीचे एक धीरे धीरे रेंगता हुआ सेंटीपीड अचानक स्टिफ हो गया, इससे पहले कि वो रिलैक्स हो गया। लगभग सेम टाइम पर उसकी बॉडी अपनी लोकेशन से वैनिश हो गई। ब्लू और व्हाइट चेकर्ड पजामा पहने ड्वेन डेंटिस वहां अपीयर हुआ। क्लाइन ने अपने मैरिनेट के साथ फिर से जगह स्वैप कर ली थी। उसने कोनास किलगोर को सीक्रेटली टेल करने और ये फिगर आउट करने के लिए कि वो कहाँ जा रहा है या क्या प्लान कर रहा है, इस मेथड का यूज करने का डिसाइड किया। हालांकि वो एक बार में केवल 150 मीटर्स मूव कर सकता था और टारगेट को मैरिनेट में टर्न करने की प्रोसेस के कारण मूव्स के बीच में 2 से 3 सेकंड्स लगते थे, लेकिन ये फ्लेमिंग जंप या टेलीपोर्ट के मुकाबले ज्यादा कंसील्ड था। इसने कोनास किलगोर के लिए उसे डिटेक्ट करना डिफिकल्ट बना दिया। आखिरकार वो एक डेमिगॉड के साथ डील कर रहा था, यहाँ तक कि उन डोमेन्स में भी जहाँ किसी की स्पिरिचुअल इंट्यूशन बेस्ट नहीं थी। एक डेमिगॉड को अंडर एस्टिमेट नहीं किया जाना चाहिए। सेम लॉजिक से क्लाइन ने शैडोज में हाइड करने के लिए क्रीपिंग हंगर पर रिलाय नहीं किया। ऐसा इसलिए था क्योंकि ये रिलेटिवली स्लो था, भले ही इसने उसे काफी अच्छे से कंसील किया हो। उसके लिए डेमिगॉड को कैचअप कर पाना इम्पॉसिबल था। डार्क नाइट स्काई के नीचे मेगुर मैनोर से टस्क रिवर के साउथ बैंक तक उस लैंड के स्ट्रेच में एक्टिव रैट्स, स्नेक्स, स्पाइडर्स और फिश स्टिफ हो गए और स्लगिश टर्न हो गए। वे एक के बाद एक मैरिनेट्स में कन्वर्ट हो गए। उनकी हेल्प से क्लाइन बिना कोई हलचल मचाए लगातार मूव करता रहा।
जल्द ही वो टस्क रिवर के साउथ बैंक पर अराइव हो गया और कोनास किलगोर को कैचअप करने के बाद उसने 1 किलोमीटर का डिस्टेंस मेंटेन किया। एक बिजारो सॉर्सरर के लिए भले ही एक मैरिनेट उसकी कंट्रोल रेंज से बाहर चला जाए, वो इमीडिएटली अपनी कंट्रोल स्टेट से बाहर नहीं निकलेगा या इमीडिएटली डाई नहीं करेगा। एक कैटलिस्ट के रूप में बिजारो सॉर्सरर की कॉन्शियसनेस के बिना ये प्रोसेस काफी स्लो थी और इसमें करीब 10 मिनट लगते थे। इसलिए क्लाइन को वरी नहीं थी कि वो एनोनी को लूज कर देगा, जो बेड में लेटा हुआ था जब तक वो टेलिंग कर रहा था। जब तक वो 10 मिनट के भीतर रिटर्न हो जाता, वो अपने मैरिनेट को कंट्रोल करना कंटिन्यू रख सकता था। साइलेंटली क्लाइन ने कोनास किलगोर को फॉलो किया जब वे अपस्ट्रीम गए। डेंस फॉरेस्ट से पास होते हुए वे बैंक के बगल में एक माउंटेन पर क्लाइंब कर गए। इस मोमेंट पर कोनास किलगोर, जिसने वेस्ट या कोट नहीं पहना था, अचानक स्टॉप हो गया। उसने अपने सराउंडिंग्स चेक किए और अपनी सर्च की रेंज वाइडन कर दी, जैसे कि वो अपनी टेरिटरी क्लेम करने की कोशिश कर रहा हो। ये देखकर क्लाइन ने और स्टे करने की डेयर नहीं की। उसने इमीडिएटली अपने मैरिनेट्स के साथ प्लेसेस स्विच की और रिपीटेडली रिट्रीट किया। MI9 के डिप्टी डायरेक्टर से करीब 3 किलोमीटर का डिस्टेंस बना लिया। इस मोमेंट पर उसने अपने आगे के मैरिनेट्स का कंट्रोल गिव अप कर दिया। कुछ बग्स की डेथ कोई सस्पिशन इनकर नहीं करेगी। ये आउटस्कर्ट्स और फॉरेस्ट्स में ऑल टू कॉमन था। किंग ऑफ द 5 सीज नास्ट एक ऐसा फाइटिंग एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं जो उनके लिए फेवरेबल हो। क्या कोनास किलगोर, जो एक ब्लैक एम्परर पाथवे के डेमिगॉड भी हैं, के पास भी ऐसे रीजन को डिमार्केट करने की एबिलिटी होगी? वो रूल्स चेंज, बूस्ट और यूज कर सकते हैं, और जो कोई भी उन्हें टेल करे उसे खुद को एक्सपोज करने पर मजबूर कर सकते हैं बिना हाइड करने की एबिलिटी दिए। यह वेरी पॉसिबल है। क्लाइन ने वेरीली एक गोल्ड कॉइन निकाला जो उसने अपनी पजामा पॉकेट में प्लेस किया था। उसने इसे अपनी फिंगर्स के थ्रू रन किया और फ्लिप किया। इस बार उसने डेलिब्रेटली अपनी स्ट्रेंथ को कंट्रोल किया और कोई फ्लिकिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं की। गोल्ड कॉइन साइलेंस में ऊपर उड़ा और उसकी पाम में लैंड हुआ। नीचे देखने की नीड के बिना गोल्ड कॉइन का फेस नेचुरली उसके माइंड में रिफ्लेक्ट हो गया। ये हेड्स था। इसका मतलब था कि आगे जो एनोमली है उसमें एक्सट्रीम डेंजर कंटेंट था, एज एक्सपेक्टेड ऑफ अ डेमीगॉड। ऐसी एबिलिटीज श्योर एनविएबल हैं। हालांकि क्या आपको लगता है कि आप मेरी टेलिंग अवॉइड कर सकते हैं? क्लाइन ने इनवर्डली स्कॉफ किया और एक अबनॉर्मली सेक्लूडेड स्पॉट फाइंड किया और खुद को गेरमन स्पैरो में टर्न कर लिया। इसके बाद उसने अपने हैंड्स क्लासअप किए और उन्हें अपने माउथ पर प्रेस किया, विस्परिंग करते हुए, ब्लेस्ड ऑफ द सी एंड स्पिरिट वर्ल्ड, गार्डियन ऑफ द रोस्टेड आर्किपेलागो, रूलर ऑफ द अंडरसी क्रिएचर्स, मास्टर ऑफ सुनामीज एंड स्टॉर्म्स, द ग्रेट कालवेतुआ। प्रे करने के बाद क्लाइन ने इमीडिएटली 4 स्टेप्स काउंटर क्लॉकवाइज लिए और ग्रे फॉग के ऊपर अराइव हुआ। वो द फूल की सीट पर बैठा और ब्लू जेम्स वाली बोन सेप्टर के लिए बेकन किया। फिर अपनी प्रेयर की हेल्प से उसने बिलीवर्स को रिस्पॉन्ड करने वाले सी गॉड सेप्टर का यूटिलाइज किया और गेरमन स्पैरो के अराउंड का एरिया देखा। उसने फिर अपना फील्ड ऑफ व्यू रेज किया और सराउंडिंग एरिया को टूक इन किया। इसे ओरिजिन के रूप में यूज करते हुए उसने अपने विजन को 5 नॉटिकल माइल्स तक एक्सपैंड किया। ये वो लिमिट थी जो सी गॉड सेप्टर अपने बिलीवर्स की हेल्प से ऑब्जर्व कर सकता था। और इस तरह वो एरिया जहां कोनास किलगोर ने डेजिग्नेट किया था, एक ऐसा एरिया जहां कोई भी ऑब्जेक्ट उसके नोटिस से एस्केप नहीं कर सकता था, क्लाइन के विजन में अपीयर हुआ। डॉट 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 डॉक एरिया में प्लेंटी ऑफ गुड्स वाले एक वेयरहाउस के अंदर। लव ट्रिसी के चकल करने के बाद उसका फिगर फेंट ग्रू हुआ, जैसे कि वो नाइट में लेक की लस्टर में बेदत थी। आंख की ब्लिंक में ट्रिसी, जो डेमनेस ऑफ अनेजिंग कैटरीना पेले द्वारा सिल्क की लेयर से टाइटली बाउंड थी, एक इल्यूजरी मिरर में टर्न हो गई। ये एक पर्सन से टॉलर एक फुल बॉडी मिरर था। एक्वस लाइट उसके अंदर शिमर कर रही थी, जैसे एक गोस्टली हेलो उसमें से ग्रो हो रहा हो, जैसे कि वो दूसरी दुनिया को लीड करने वाला डोर हो। उस मोमेंट पर इसने अपने सामने का सीन रिफ्लेक्ट नहीं किया। इसके बजाय इसने एक रूम आउटलाइन किया। रूम डिमली लिट था। बेड और फर्नीचर काउंटलेस स्मॉल पीसेस में डाइस अप हो गए थे जो हर जगह स्कैटर्ड थे। केवल सेंट्रल रीजन स्पिक एंड स्पैन था। ट्रिसी वहां स्टूड थी, एक डार्क ब्लैक ड्रेस पहने हुए। उसके हेयर स्मूथली नीचे कैस्केड हो रहे थे और विंड में फ्लटर कर रहे थे, जो उसके फेस की अबनॉर्मल फेयरनेस को एक्सेंटुएट कर रहा था। वो फोक टेल्स में स्पोकन फीमेल घोस्ट जैसी लुक्ड हुई। वो एक्चुअली वहां प्रेजेंट नहीं थी और रिमोटली अपने फिगर और स्ट्रेंथ को प्रोजेक्ट करने के लिए इल्यूजरी मिरर का यूज कर रही थी। ये ऐसा था जैसे एवरीथिंग रियल था, इसलिए वो बिल्कुल भी फ्लस्टर्ड नहीं थी जब उसे कंट्रोल और हंट किया जा रहा था। इस सीन को देखकर कैटरीना पेले, जिसने सिंपल और होली व्हाइट रोब्स पहने थे, ने श्रीक लेट आउट करने में हेसिटेट नहीं किया। इनविजिबल वेव्स क्विकली स्प्रेड आउट हो गईं, जैसे उसके हेयर फ्लेयर अप हुए, ईच स्ट्रैंड क्लियर और डिस्टिंक्ट। वे थिक थे और एक ग्रेश व्हाइट कलर से डाइड थे।
इल्यूजरी फुल बॉडी मिरर सडनली वाइब्रेट और शुक होने लगा, जैसे कि वो ब्रेकिंग अपार्ट की ब्रिंक पर हो। और उस मेसी रूम में जो उसने रिफ्लेक्ट किया, बेड, डेस्क और चेयर्स के फ्रेगमेंट्स ग्रेश व्हाइट टर्न हो गए, अपनी लस्टर लूज करते हुए, जैसे कि वे रॉक्स हों। ट्रिसी के सामने ब्राउनिश येलो फ्लोर ग्रेश व्हाइट रॉक्स में टर्न हो गया, जैसे ये रूम में ओनली ह्यूमन की ओर क्विकली एक्सटेंड हुआ, एक सर्जिंग टाइडल वेव की तरह। ट्रिसी ने रेसिस्ट करने का अटेम्प्ट नहीं किया। वो टर्न अराउंड हुई और ओपन विंडो की ओर लीप करते हुए अपना हैंड बैक वेव किया। मिड एयर में इनविजिबल स्पाइडर वेब्स जो उसे बिलोंग करते थे फेज्ड इनटू एग्जिस्टेंस। वे डार्क टर्न हो गए, जैसे वे ग्रेश व्हाइट कलर्स की ओर स्प्रेड हुए। सेम टाइम पर डार्क और प्रोफाउंड फुल बॉडी मिरर ने वन क्रैक आफ्टर अनदर प्रोड्यूस किया। इल्यूजरी शैटरिंग साउंड्स के अमिडस्ट वो ब्रेक अपार्ट हो गया और वैनिश हो गया। हालांकि फुल बॉडी मिरर के कंप्लीटली वैनिश होने से पहले ग्रेश व्हाइट कलर्स उस पेट्रीफाइड रूम के अंदर स्ट्रेंज मैनर में रिसीड हुए और एक फिगर में मटीरियलाइज हो गए। उस फिगर ने एक सिंपल होली व्हाइट रोब पहना था और उसके पास लशस रेवन ब्लैक हेयर थे। वो मैच्योर और इनोसेंट दोनों लुक्ड हुई, जैसे कि उसके पास प्रोफाउंड और चाइल्ड लाइक ब्लू आइज का एक पेयर हो। वो डेमनेस ऑफ अनएजिंग कैटरीना थी, जो बस एक मोमेंट पहले वेयरहाउस के अंदर थी। विस्काउंट स्ट्रैटफोर्ड अब अपोजिट रूम के अंदर की सिचुएशन नहीं देख सकता था। वंस गोस्टली ग्लो डिसिपेट हो गया। उसने अपनी गेज रिट्रैक्ट की और शेरमैन पर कास्ट की। रिकवर होने से पहले उसकी आईज में एक मिक्स्ड लुक था। ट्रेसी रियली पेशेंट थी। मेरे साथ डील करने के लिए उसने एक्चुअली एक न्यू डेमनेस नर्चर करने में मंथ स्पेंड किए। विस्काउंट स्ट्रैटफोर्ड ने एक चकल के साथ अपना हेड शुक किया। वो मुझसे क्या गेन करना चाहती थी? उस मोमेंट पर ट्रिसी का कनेक्शन सेवर होने के साथ शेरमैन के अराउंड स्पाइडर वेब्स लूज हो गए थे। वे उसे बाइंड करने और उसकी फ्रीडम रेस्ट्रिक्ट करने में अनेबल थे। इस ब्यूटीफुल गर्ल ने एक ब्लैंक एक्सप्रेशन वोर किया, जैसे उसने अपनी आईज में एक वेकेंट लुक के साथ रिप्लाई किया। वो चाहती थी कि मैं जानूं कि आप ट्रूली किसके लॉयल हैं। विस्काउंट स्ट्रैटफोर्ड के एक वर्ड कहने का वेट किए बिना उसने हेसिटेंटली आस्क किया, उसकी आईज ऑब्वियस मेकिंग करती हुई कि उसे वर्ड्स फाइंड करने में डिफिकल्टी हो रही थी। आपने मुझसे जो प्रॉमिसेस किए थे उनमें से कितने रियल थे? विस्काउंट स्ट्रैटफोर्ड टेकन अबैक था, फिर वो चकल किया। तुम प्रॉबेबली अब तक की सबसे सिली और सबसे नाइव डेमनेस हो जिससे मैं कभी मेट हुआ हूं। शेरमैन के फेस पर एक्सप्रेशन फ्रीज हो गया, जैसे उसकी आईज में वो ग्लिमर जिसे रिगेन करना उसे सो हार्ड लगा था, बिट बाय बिट फेड हो गया। डॉट डॉट डॉट। वेयरहाउस के बाहर जियो और फोर्स शैडोज में हाइड कर रही थीं, साइलेंट टारगेट एरिया को ऑब्जर्व कर रही थीं। उन्होंने विस्काउंट स्ट्रैटफोर्ड को यहां फॉलो किया था। उनके पेशेंस ने पे ऑफ किया था, क्योंकि उन्होंने रॉयल गार्ड्स के इस कैप्टन को नाइट की डेड में सीक्रेटली अपना मैनोर लीव करते हुए बैकलैंड ब्रिज के पास डॉक एरिया की ओर रश करते हुए डिस्कवर किया। एक शेरिफ के रूप में जियो की पावर यूज करते हुए उन्होंने उनके बीच ह्यूज डिस्टेंस कीप करके ऑल द वे हियर उसे फॉलो किया। उन्होंने ये भी कंफर्म किया था कि वो उनके सामने वेयरहाउस में एंटर कर चुका था। इन एडिशन उन्होंने ये भी सेंस किया कि विस्काउंट स्ट्रैटफोर्ड की कंडीशन वर्स हो गई थी, जैसे कि वो इंजर्ड हो गया हो। एक्चुअली हमारे पास यहाँ हमारे वे पर एक्शन लेने का अपॉर्चुनिटी थी। फोर्स ने वेयरहाउस के एंट्रेंस पर देखा और मरमर किया। जियो ने उसे देखे बिना रिप्लाई किया, लेकिन तुमने खुद कहा था कि तुम्हें एक नैगिंग फीलिंग है कि थिंग्स उतनी सिंपल नहीं है और वेट करना चाहती थी। ये एक एस्ट्रोलॉजर का इंट्यूशन हो सकता है। ये प्रोक्रास्टिनेशन का एक्ट भी हो सकता है, फोर्स ने सेल्फ डेप्रिकेटिंग मैनर में रिप्लाई किया। मैं समझती हूँ। ये लेजीनेस है, जियो ने विदाउट एनी रिजर्वेशन पॉइंट आउट किया। फोर्स एम्ब्रेस्ड फील नहीं कर रही थी। इसके बजाय उसने स्लाइटली प्राउड टोन में कहा, समटाइम्स लेजीनेस लाइफ सेव कर सकती है। क्या तुमने नोटिस नहीं किया? जस्ट नाउ वेयरहाउस में इंटेंस बैटल थी। अगर हम एंटर हुए होते तो हम इजीली अफेक्ट हो सकते थे। यस, ऑरा टेरिफाइंग था। जियो ने फियरफुल एक्सप्रेशन के साथ रिकॉल किया। अब सब क्वाइट है। क्या हम गो इन करें? वेट अ वाइल लॉन्गर, फोर्स ने कॉशियस रहने का डिसाइड किया। जियो ने नोट किया, पेशेंटली वेटिंग। इस मोमेंट पर एक पिच ब्लैक फ्लेम उनके सामने रैम्ड अर्थ पर इग्नाइट हुई। स्ट्रेंज फ्लेम्स रैपिडली डिस्पर्स हुईं और ग्राउंड के क्लोज कैप्ट रहीं, जैसे वे स्वीप अवे हुईं। इसने फिर लो एंड टेक्स्ट की एक रो आउटलाइन की। ये वो चांस है जिसके लिए तुम लॉगिंग कर रही थी। जियो और फोर्स की प्यूपल्स सेम टाइम पर डायलेट हुईं। फिर उन्होंने ईच अदर को देखा, वर्ड्स के लिए एट अ लॉस। कुछ सेकंड्स बाद फोर्स फाइनली आस्क करने में हेल्प नहीं कर सकी, हम क्या करें? चैप्टर 1021 क्रॉस। फोर्स का सवाल सुनकर एक्सियो हिचकिचाई। हमें ढूंढ लिया गया है। उन्होंने पहले भी कुछ ऐसा ही कहा था, लेकिन अब वे इसे फिर से दोहरा रहे थे। हालांकि इसका मतलब सेम नहीं था। पहले इसका मतलब था कि शर्मन को पहचानते वक्त गार्जियन या मॉनिटर ने उन्हें देख लिया था।
अब बात यह थी कि उनकी चॉइस और करस्पॉन्डिंग एक्शन उस इंसान ने पहले से ही एक्सपेक्ट और अरेंज किए थे जो पर्दे के पीछे था। उनके पास छिपाने के लिए कोई सीक्रेट नहीं था। इसका मतलब था कि जिस चांस का एक्सीओ इंतजार कर रही थी वो शायद सच में आ गया था, लेकिन इस मामले के पीछे जो था वो समझ से बाहर था। अगर हम उस मैसेज के पीछे के इंटेंशन को फॉलो करें तो फाइनल नतीजा इस पर डिपेंड करेगा कि क्या उसके इरादे अच्छे हैं, लेकिन ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, एक्सायो ने एक रैशनल एंगल से कहा। उसने पर्दे के पीछे वाले इंसान के लिए वो शी शब्द का इस्तेमाल इसलिए किया क्योंकि उसे वो खुशबू याद आ गई थी जो उसने पिछली बार शर्मन को खोते वक्त सूंघी थी। फॉर्स ने चुपचाप सुना और सहमति में सिर हिलाया। हाँ, हम इस मामले में बहुत पैसिव हैं। सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि हम यहां से चले जाएं। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, उसने वेयरहाउस की तरफ देखा। उसने मुंह खोला लेकिन आगे कुछ नहीं कहा। उसे शर्मन की पॉसिबल सिचुएशन की याद आ गई और उसे शक था कि वो भारी खतरे में है। हालांकि उसने अंत में जानबूझकर इसे इग्नोर कर दिया और इसका जिक्र नहीं किया। उसके लिए शर्मन एक ऐसा इंसान था जो सिर्फ एक्सेओ के डिस्क्रिप्शन में मौजूद था। वो किसी नॉवेल के कैरेक्टर से अलग नहीं था। अगर उसके पास पासिंग में उसे बचाने की ताकत और मौका होता तो वो ऐसा करने के लिए तैयार थी, लेकिन इसके लिए रिस्क उठाना और अपनी दोस्त को उतावला होने देना जिससे उसकी जान खतरे में पड़ जाए, ये निश्चित रूप से उसके कंसिडरेशन में नहीं था। सेओ ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, हम अब निकलेंगे। हालांकि जिस इंसान ने वो कमेंट छोड़ा है वो हमें ऐसा करते देख खुश नहीं होगा। वह निश्चित रूप से हमें रोकेगा। चलो इसे इस तरह करते हैं। हम अलग अलग दिशाओं में भागेंगे और उस इंसान को एक व्यक्ति चुनने पर मजबूर करेंगे। जो कोई भी सफलतापूर्वक इस एरिया को छोड़ेगा वो तुरंत हंगामा मचाएगा और ऑफिशियल बियॉन्डर्स को अट्रैक्ट करेगा। हम सीधे यहाँ हंगामा क्यों नहीं मचाते? फॉर्स ने अनजाने में एक सवाल उठाया। इसे निश्चित रूप से रोक दिया जाएगा या विफल कर दिया जाएगा। एक्सियो ने अपना एक्सक्यूज दिया। फॉर्स ने सोच विचार करते हुए सिर हिलाया। सही बात है। ठीक है, अब और देरी नहीं करते, चलो शुरू करते हैं। एक्सियो ने और कुछ नहीं कहा और अपनी ट्रांसपेरेंट लगभग इनविजिबल ट्रायंगुलर ब्लेड निकाल ली। अपनी पीठ झुकाकर वो अपने छिपने की जगह से बाहर कूदी और परछाइयों के बीच हार्बर से बाहर भागी। वो ट्रायंगुलर ब्लेड एक मिस्टिकल आइटम था जिसे उसने मैम हर्मिट के जरिए आर्टिसान से बनवाने के लिए 500 पाउंड खर्च किए थे, जिसमें एंशिएंट रेत का पाउडर और बची हुई स्पिरिचुअलिटी का इस्तेमाल हुआ था। इसे विंट्री ब्लेड कहा जाता था। इस हथियार से जिसे भी चोट लगती, भले ही वो हल्का सा टच हो, वो जमकर सख्त हो जाता। वे अपने विचारों पर कंट्रोल खो देते, जैसे कि किसी रेत ने उन पर कब्जा कर लिया हो। उसी समय जैसे जैसे लड़ाई जारी रहती, विंट्री ब्लेड के दुश्मनों के विचार धीरे धीरे सुस्त हो जाते और उनके एक्शन सख्त और डल हो जाते, भले ही वे ट्रायंगुलर ब्लेड को टच न करें। और विंट्री ब्लेड के नेगेटिव इफेक्ट्स उतने भयानक नहीं थे। इसके अलावा केवल एक ही था, इस्तेमाल करने वाले का बॉडी टेम्परेचर धीरे धीरे कम होता जाता और वो एक अनडेड में बदल जाता। एक बार एक निश्चित समय सीमा पार हो जाने पर यह प्रोसेस इरिवर्सिबल हो जाता। इसलिए एक्सियो ने हाल ही में तापमान के नुकसान का विरोध करने के लिए गर्मी पैदा करने के लिए जॉगिंग करना या बिजली की गति से साइकिल चलाना एंजॉय किया था। लेकिन फिर भी वो केवल उस समय को बढ़ा पाई थी जब तक वो विंट्री ब्लेड को अपने शरीर से 3 घंटे से 4 घंटे तक दूर रख सकती थी। कुछ दूर भागने के बाद एक्सियो पीछे मुड़ी और महसूस किया कि फॉर्स पहले ही एक दीवार से गुजरकर निकल चुकी थी। वो जहां छिपे थे वहां से गायब हो गई थी। 2 सेकंड तक घूरने के बाद एक्सियो ने अपना होठ काटा और अचानक मुड़ी और दिशा बदल दी। वो सीधे वेयर हाउस की ओर बढ़ी। जल्द ही वो अपनी मंजिल के पास पहुंची, लेकिन उसे अंदर जाने की जल्दी नहीं थी। उसने ऊपर देखा और उस एरिया को ऑब्जर्व किया। ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई दूसरा रास्ता खोजने की कोशिश कर रही हो, जो अंदर के लोगों के लिए कम नोटिसेबल हो। उसी पल उसकी तेज सेंसेस ने उसे अपना सिर घुमाने पर मजबूर किया और उसने दीवार के कोने के पास एक फिगर को प्रकट होते देखा। उस फिगर ने काली ड्रेस पहनी थी और उसके बाल भूरे और घुंघराले थे। उसकी आंखें हल्की नीली थीं। वो कोई और नहीं बल्कि फॉर्स वॉल थी। क्या तुम गई नहीं थी? हैरान होने के बावजूद एक्सियो अपनी आवाज धीमी करना नहीं भूली। फॉर्स ने अपने होंठ सिकोड़े और कहा, क्या तुम भी भाग नहीं रही थी? सायो पल भर के लिए निशब्द हो गई। कुछ सेकंड बाद उसने पूछा, तुम्हें कैसे पता चला? तुमने शर्मन का जिक्र भी नहीं किया। ये बिल्कुल तुम्हारे जैसा नहीं था। मैंने तुम्हें मनाने के लिए पहले से ही एक कारण तैयार कर लिया था। फॉर्स ने जल्दी से जवाब दिया। एक्सायो चौंक गई और उसने कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन के साथ कहा, तुम्हें वापस आने की जरूरत नहीं थी। फॉर्स ने उसकी बात को इग्नोर किया और वेयरहाउस की दीवार पर दबाव डाला और कहा, अगर हम बातें करते रहें तो शायद हमें अब और परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तब तक सब खत्म हो चुका होगा।
मैन, मैंने एक्चुअली अभी इतने अच्छे आइडिया के बारे में नहीं सोचा था। मुझे तुरंत तुम्हारे साथ उसे बचाने के लिए जाने की जिद करनी चाहिए थी। तुम निश्चित रूप से मुझे मना करती और इसे खुद करने के बारे में सोचती। अगर हम इस बातचीत को कुछ बार दोहराते तो सब कुछ अपने आप ही खत्म हो जाता। एक्सियो ने अपनी दोस्त को देखा और बिना किसी हिचकिचाहट के हाथ में विंट्री ब्लेड लिए उसके बगल में खड़ी हो गई। फोर्स ने तुरंत लेमानोस ट्रैवल्स को पलटा और अपनी दोस्त को बियॉन्डर पावर्स से ऑगमेंट किया। फिर उसने स्पेलबुक को दूर रखा और एक हाथ से एक्सियो का कंधा पकड़ा और दूसरे हाथ को फिर से दीवार पर दबाया। जब एक्सियो दरवाजा खुलने का इंतजार कर रही थी, उसने महसूस किया कि फोर्स ने तुरंत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं किया था। इस बेस्ट सेलिंग ऑथर ने गहरी सांस ली और जल्दी से कहा, अंदर जाने के बाद हम छिपेंगे और ऑब्जर्व करेंगे। ये कंफर्म करने के बाद कि कुछ करने का चांस है, हम एक्शन लेंगे। अगर सच में कोई चांस नहीं हुआ या अगर हम पक्के तौर पर मौका नहीं पकड़ पाए तो हम जल्द से जल्द निकल जाएंगे। इस तरह हम कम से कम शर्मन का बदला ले सकते हैं और उसके साथ जिंदा दफन नहीं होंगे। सिर्फ जिंदा रहकर ही हमारे लिए हर तरह की पॉसिबिलिटीज खुलेंगी। सीओ ने तुरंत सिर हिलाया और सख्त लहजे में जवाब दिया, ठीक है। फोर्स कुछ और शब्द कहना चाहती थी, लेकिन ये सोचकर कि उसने कुछ समय बर्बाद कर दिया है और अब और समय बर्बाद नहीं कर सकती, उसने वह इल्यूजरी दरवाजा खोला और एक्सियो के साथ दीवार के पार चली गई, लकड़ी के क्रेट्स की एक पंक्ति के पीछे आ गई। अब ऐसे ऑपरेशंस में अनाड़ी ना होने के कारण वो सहज रूप से नीचे झुकी और लेमानोस ट्रैवल्स को बाहर निकाला और एक विशेष पेज पर पलट दिया। एक्सायो भी अंदर नहीं भागी। वो नीचे झुकी और अपनी आंखों को क्रेट्स के बीच की जगह पर ले गई और खाली क्षेत्र को ऑब्जर्व किया। फीमेल दिखने वाला शर्मन बिना किसी गुस्से के लकड़ी के क्रेट पर बैठा था। हवा में उसके भूरे बाल धीरे से उड़ रहे थे और उसके सामने विस्काउंट स्ट्रैटफोर्ड खड़ा था। रॉयल गार्ड्स के इस कैप्टन ने अपना कॉलर टाइट किया और वो उस एरिया का सर्वेक्षण कर रहा था। ये एक रहस्य था कि वो क्या ढूंढ रहा था। बदकिस्मती से तुम सिर्फ एक डेमनेस हो। चिंता मत करो, मैं तुम्हें बिना किसी दर्द के मरने दूंगा। तुम्हें पूरी तरह से प्यूरिफाई किया जाएगा। जैसे ही वो बोला, उसने अपनी इनर पॉकेट से एक आइटम निकाला। एक्सियो ने इंट्रोगेटर पोशन से मिली अपनी एनहांस्ड विजन का इस्तेमाल किया और उसने उस आइटम को स्पष्ट रूप से पहचान लिया। ये कांसे ब्रॉन्ज से ढका एक क्रॉस एक्सेसरी था। इसमें कुछ नुकीले दांतेदार उभार थे जो ऐसे लग रहे थे जैसे इसने कभी किसी को बेधा हो। इसका स्टाइल और विशेषताएं ऐसी थीं जो फिफ्थ एपोक के नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट के विभिन्न देशों में नहीं थीं। इससे प्राचीन वाइब्स निकल रही थीं। बहुत अच्छे, तुम जानती हो कि विरोध करना बेकार है, विस्काउंट स्ट्रैटफोर्ड ने कहा और जिस उंगली से उसने ब्रॉन्ज क्रॉस को पकड़ा था उसे एक कील स्पाइक पर दबा दिया। उसका चमकदार लाल खून तुरंत बाहर बह निकला और उस कील द्वारा सोख लिया गया और वो उस ऑब्जेक्ट में रिस गया। क्रॉस की सतह पर मौजूद धब्बेदार कांसा बिखर गया और उसके नीचे एक कॉर्पोरियल फॉर्म दिखाई दिया जो प्रकाश का एक टुकड़ा, ब्लॉब ऑफ लाइट था। सिर्फ 1 या 2 सेकंड में विस्काउंट स्ट्रैटफोर्ड द्वारा पकड़ा गया वो आइटम एक चमकदार क्रॉस में बदल गया था। उसने एक शुद्ध और दोषरहित चमक बिखेरी जिससे आसपास का माहौल असामान्य रूप से रोशन हो गया। लकड़ी के क्रेट की परछाइयां तेजी से पीछे हटने लगीं क्योंकि दीवार पर मौजूद काले धब्बे पानी की तरह भाप बन गए। शमेन के पास अनगिनत मकड़ी के जाले जो मूल रूप से ट्रिसी के थे ऊपर उठे और आग में संघर्ष करने लगे और कुछ ही सेकंड में पिघल गए। रोशनी और तेज हो गई, लेकिन वो आंखों को चुभने वाली नहीं थी। काली लपटें शर्मेन के शरीर से क्रिस्टलीय बर्फ के साथ बाहर फूट पड़ीं। वे रोशनी के नीचे धुंधली, पारदर्शी हो गईं और अंत में गायब हो गईं। उस चमकदार क्रॉस की रेंज के भीतर बुराई या असामान्यता का कोई नामो निशान नहीं था। अंधेरे का 1 इंच भी नहीं बचा था। शर्मन के एक्सप्रेशन को धीरे धीरे बिगड़ते देख एक्सियो ने फोर्स की तरफ देखे बिना नहीं रह सकी। वो उस चमकदार क्रॉस के खौफ को साफ महसूस कर सकती थी और वो उसे बचाने के बारे में डगमगाने लगी थी। फोर्स ने भी नोटिस किया कि क्या हो रहा था और लेमानोस ट्रैवल्स की ओर इशारा किया। उसने अपनी बाईं तर्जनी उठाई और एक्सियो के कान में फुसफुसाई, सिर्फ एक ही मौका है। मैं इसे तुम्हारे लिए बनाने की पूरी कोशिश करूंगी। अगर ये सफल नहीं हुआ या अगर तुम इसे लेकर पक्का नहीं हो तो हम हार मान लेंगे। एक्सियो ने बिना किसी हिचकिचाहट के गंभीरता से सिर हिलाया। फोर्स ने तुरंत अपना शरीर सीधा किया और लेमानोस ट्रैवल्स को उस जले हुए पीले पन्ने पर पलट दिया। ये पन्ना जटिल मुड़े हुए अवर्णनीय प्रतीकों और लेबलों से भरा था। इससे तेज हवा के झोंके का एहसास हो रहा था। सेलर पाथवे की डेमिगॉड पावर हरिकेन। एक बार फिर अपने आसपास का जायजा लेने और ये कंफर्म करने के बाद कि कोई और दुश्मन नहीं था, फोर्स की नजर लकड़ी के क्रेट्स के बीच की गैप से गुजरी और विस्काउंट स्ट्रैटफोर्ड पर टिक गई। उसने फिर अपनी उंगली उस जले हुए पीले पन्ने पर धीरे से फिराई।
एक धमाकेदार आवाज के साथ एक दिखाई देने वाला तूफान विस्काउंट स्ट्रैटफोर्ड के पैरों के नीचे से ऊपर उठा और ऊपर की ओर बढ़ा। रॉयल गार्ड्स का कैप्टन इस अचानक हुए हमले से अपना संतुलन नहीं बना पाया। वो तूफान द्वारा ऊपर उठा लिया गया और वेयरहाउस की छत से जा टकराया। बूम! तूफान से वेयरहाउस की छत फट गई और उसके हिस्से ढह गए। कुछ टुकड़े हवा के बीच घूमते हुए और ऊंचे उड़ गए। विस्काउंट स्ट्रैटफोर्ड टकराने से लगभग बेहोश हो गया था और वो उस चमकदार क्रॉस को पकड़ने में नाकाम रहा जिससे वो उसकी हथेली से बाहर उड़ गया। जब कील उसकी उंगली से हटी तो धब्बेदार कांसे ने क्रॉस की सतह को एक बार फिर ढक लिया। बदले में वो दोष रहित रोशनी गायब हो गई। ये देखते ही एक्सियो अपने छिपने की जगह से बाहर निकलने में नहीं हिचकिचाई। उसकी आंखों में पहले विस्काउंट स्ट्रैटफोर्ड का फिगर दिखाई दिया, इससे पहले कि बिजली की दो चमकदार लकीरें जलीं। चैप्टर 1022 आंसर। वायलेट हरिकेन के बीच विस्काउंट स्ट्रैटफोर्ड एक हेल्पलेस पत्ती की तरह था जिसे बुरी तरह इधर उधर फेंका जा रहा था, मानो वो किसी भी पल टुकड़ों में फट सकता हो। इस स्टेट में वो बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं कर सकता था, बोलना तो दूर की बात थी। वो बस एक डिसिप्लिनरी पैलेडिन की पावरफुल बॉडी पर रिलाई कर सकता था ताकि वो बमुश्किल टिक सके, ये उम्मीद करते हुए कि इस भयानक हरिकेन के अंदर वो अपना कोई हाथ पैर या सिर न खो दे। वो ओरिजिनली मानता था कि हंट सफल हो गया था और ट्रिसी को पकड़ना बस हाथ की बात थी। इसके अलावा वो बेहद सर्टेन था कि उसके टारगेट के पास हेल्पर्स नहीं थे, इसलिए उसका सारा ध्यान शर्मेन पर फोकस्ड था। उसकी हैरानी का ठिकाना न रहा जब वो अचानक शिकार बन गया और बिना किसी पूर्व चेतावनी के एक जाल में फंस गया। यह महसूस करने पर कि हरिकेन कमजोर होने लगा है और उसे इम्पैक्ट से केवल कुछ डैमेज हुआ है और कोई फैटल घाव नहीं मिला है, विस्काउंट स्ट्रैटफोर्ड ने आने वाली लड़ाई की तैयारी में अपनी बॉडी का कंट्रोल दोबारा हासिल करने की जल्दी से कोशिश की। उसी पल उसने अपने सिर में एक चुभने वाला दर्द महसूस किया, जो ऐसा लगा मानो एक तेज डैगर उसमें घोंप दिया गया हो और फिर कुछ बार घुमाया गया हो। ये फीलिंग कुछ ऐसी थी जो विस्काउंट स्ट्रैटफोर्ड को फैमिलियर भी लगी और अनफैमिलियर भी। ऐसा इसलिए था क्योंकि हालांकि उसने इसे सीधे पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था, उसने उनके रिएक्शंस को ऑब्जर्व करने के लिए कई टारगेट्स पर इसे अटेम्प्ट किया था। ये उन बियॉन्डर पावर्स में से एक थी जिसमें वो सबसे ज्यादा प्रोफिशिएंट था, साइकिक पियर्सिंग। बैंग! अटैक होने पर विस्काउंट स्ट्रैटफोर्ड, जो अपनी फिजिकल स्टेट को एडजस्ट करने में फेल हो गया था, जोर से जमीन पर जा गिरा, जबकि ब्रॉन्ज क्रॉस जोर से कई मीटर दूर गिर गया। टैप टैप टैप। सीओ ने विंट्री ब्लेड पकड़ी और एक बड़ा कदम उठाया, सीधे विस्काउंट स्ट्रैटफोर्ड की ओर दौड़ते हुए जो उठने के लिए संघर्ष कर रहा था। जहां तक फोर्स की बात थी, उसने पहले ही लेमानोस ट्रैवल्स के पन्ने पलट लिए थे और इसे एक ऐसे पन्ने पर खोला जो बकरी की खाल, गोटस्किन पार्चमेंट जैसा दिखता था। जैसे ही उसकी उंगलियां पन्ने पर फिसलीं, विस्काउंट स्ट्रैटफोर्ड की परछाइयां, जो एक बार फिर ऊपर आ गई थीं, जिंदा हो उठीं और काली जंजीरों में कंडेंस हो गईं, जो उसके टारगेट के चारों ओर लिपट गईं, उसे कसकर बांध दिया। विस्काउंट स्ट्रैटफोर्ड, जो अभी अभी अपनी सांस वापस पा सका था और अलर्ट हो गया था, उसे अभी तक अपने पनिशमेंट के लिए टारगेट चुनने और कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाने का मौका भी नहीं मिला था कि वो एक बार फिर अपनी फ्रीडम खो बैठा। यहां तक कि उसका मुंह भी एक शैडो चेन से बंधा हुआ था। अबिस चेन्स। ये सैंग्विन या मून पाथवे के मिड सीक्वेंस बियॉन्डर्स की अबिस चेन्स थी। फोर्स ने इसे एक बार इस्तेमाल किया था और वो इस बियॉन्डर पावर की काफी शौकीन थी। उसे ये बहुत यूजफुल लगा, इसलिए उसने मिस्टर मून को, जो एक विस्काउंट बन गए थे, इसे रिकॉर्ड करने के लिए गोल्ड पाउंड्स दिए थे। बैंग! इस पल विस्काउंट स्ट्रैटफोर्ड ने अचानक ऐसी पावर अनलीश की जो उसकी पिछली ताकत से कहीं ज्यादा थी, जिससे शैडो चेन्स के टुकड़े टुकड़े हो गए। उसने उसे रोकने वाली बाइंडिंग्स को पनिशमेंट का टारगेट चुना था, लेकिन उसी पल एक्सायो पहले ही एक हाई स्पीड ट्रेन की तरह उसके सामने पहुंच चुकी थी और उस ट्रांसपेरेंट ट्रायंगुलर ब्लेड को घोंप दिया। एक स्प्लॉचिंग आवाज के बीच विंट्री ब्लेड टारगेट के एब्डोमेन में चुभ गई। विस्काउंट स्ट्रैटफोर्ड का शरीर एक बार फिर अकड़ गया, क्योंकि उसकी आंखों में धुंधलापन आ गया, मानो वो एक बर्फ की मूर्ति, आइस स्कल्पचर में बदल गया हो। एक्सियो ने अपना हाथ छोड़ा और विंट्री ब्लेड को रॉयल गार्ड्स के कैप्टन के पेट में ही गड़े रहने दिया, शायद ये उम्मीद करते हुए कि वेपन पर मौजूद रेत उसके टारगेट को पोजेसिंग जारी रखेगा और उसे जबरदस्ती कंट्रोल में लाएगा। इसके तुरंत बाद उसने अपना हाथ घुमाया और विस्काउंट स्ट्रैटफोर्ड के कान के ठीक नीचे एक पंच मारा। दो भारी ब्लोज के बाद विस्काउंट स्ट्रैटफोर्ड बिना कराह भी निकाले बेहोश हो गया। उसका अकड़ा हुआ शरीर एक बार फिर गिर पड़ा। इस स्ट्राइक को पूरा करने के बाद एक्सायो ने फोर्स की तरफ अपनी पीठ की और तुरंत लड़खड़ाते हुए विस्काउंट स्ट्रैटफोर्ड के पास से गुजरी, जिसके पेट में विंट्री ब्लेड थी, और शर्मन की तरफ दौड़ी, जो लकड़ी के क्रेट पर बैठी थी। फोर्स ने एक बार फिर लेमानोस ट्रैवल्स को पलटा और विस्काउंट स्ट्रैटफोर्ड के शरीर पर रेस्ट्रिक्शंस की एक और लेयर जोड़ने के लिए दूसरी बियॉन्डर पावर्स का इस्तेमाल किया।
फिर वो लकड़ी के क्रेट्स की उस पंक्ति से बाहर निकली जिसके पीछे वो छिपी थी और पहले उस प्राचीन ब्रॉन्ज क्रॉस के पास पहुंची। उसने जो सीन देखा उससे उसे शक हुआ कि ये डेमिगॉड लेवल का एक आइटम था। ऑफिशियल बियॉन्डर्स की भाषा में यह एक ग्रेड 1 सील्ड आर्टिफैक्ट था और विस्काउंट स्ट्रैटफोर्ड को इसे कैरी करते और इस्तेमाल करते देख उसे विश्वास था कि क्रॉस के नेगेटिव इफेक्ट्स उतने डायरेक्ट नहीं थे। वो इसे उठाने की कोशिश कर सकती थी। बेशक एक पूर्व एस्ट्रोलॉजर के रूप में फॉर्स ने चलते हुए प्योर क्रिस्टल बॉल निकाली और जल्दी से एक डिविनेशन किया। कोई प्रॉब्लम नहीं है, फॉर्स ने नतीजे पर एक नजर डाली और अपनी चाल तेज कर दी। इस पल एक्सायो पहले ही शर्मन के सामने पहुंच चुकी थी। अपनी इस दोस्त को देखकर जो काफी खूबसूरत हो गई थी, वो पल भर के लिए निशब्द हो गई। उसके लिए शर्मन की हालत बहुत भयानक थी। इस डीमोनेस के बाल ऊपर तैर रहे थे और हर एक बाल मोटा हो रहा था, मानो वे छोटे सांप हों। छोटे सांपों के सिरों पर कुछ की आंखें या मुंह थे। वे बेहद विचित्र और भयानक लग रहे थे। शर्मन के चेहरे पर काला पेंट जैसा मिस्टीरियस पैटर्न उसकी स्किन से बाहर निकल रहा था और तेजी से उसके पूरे शरीर में फैल रहा था। उसकी थोड़ी खाली आंखें जल्दी से एक्सायो पर टिक गईं, जैसे ही उसने धीरे धीरे अपनी स्पिरिट रिकवर की, और इसके साथ ही थोड़ी कंफ्यूजन और दर्द भी आया। उसने अपना मुंह खोला और हकलाते हुए कहा, सायो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। एक्सायो का विजन तुरंत धुंधला हो गया। हालांकि उसके पास मिस्टीरियस वर्ल्ड के जनरल नॉलेज के बारे में अभी भी कई डिटेल्स की कमी थी, क्योंकि टैरोट क्लब का डिस्कशन उसके सिर के ऊपर से जाता था और जो जानकारी उसे MI9 से मिली थी वो ज्यादातर सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में थी। वो अभी भी कंट्रोल खोने, लूजिंग कंट्रोल के बारे में काफी कुछ जानती थी। अनएफिलिएटेड बियॉन्डर्स के बीच ये कुछ ऐसा था जिससे बचा नहीं जा सकता था। इसलिए एक्सियो जानती थी कि शर्मन कंट्रोल खोना शुरू कर रही थी। ये इरिवर्सिबल था और सिचुएशन केवल और खराब होगी। शर्मन को अपनी स्थिति का एहसास हुआ जैसे ही वो सांस के लिए हांफने लगी, एक कमजोर मुस्कान दिखाते हुए। उसने कठिनाई से कहा, मुझे मार दो। मैंने बहुत सारे अनस्पीकेबल सिंस किए हैं। मैंने वो भी हासिल कर लिया है जो मैं चाहती थी। सायो के आंसू टपक पड़े। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने अपना हाथ पलटा, अपना बैकअप वेपन एक ऑर्डिनरी रिवॉल्वर निकाला। फिर उसने रिवॉल्वर को शर्मन के माथे पर रख दिया। शर्मन मुस्कुराई जैसे ही उसकी आंखों में एक बार फिर एक मंत्रमुग्ध कर देने वाला आकर्षण दिखाई दिया। मुझे बुलाओ, मुझे शर्मेन बुलाओ। शर्मेन। एक्सियो अपनी भौहें सिकोड़ने से खुद को नहीं रोक पाई क्योंकि उसकी आंखों में आंसू भर आए। बैंग, बैंग, बैंग। उसने बार बार ट्रिगर दबाया और गोलियां अंदर दाग दी। ताजे फूल तुरंत खिल उठे, लाल और सुंदर। फॉर्स ने अनजाने में अपने होंठ सिकोड़ लिए जब उसने ये देखा। 2 सेकंड के बाद उसने एक लंबी आह भरी। वो नीचे झुकी और ब्रॉन्ज क्रॉस के लिए हाथ बढ़ाया। जैसे ही उसकी उंगलियों ने आइटम को टच किया, ऐसा लगा जैसे उसने आग को छू लिया हो। ये गर्म और झुलसाने वाला था, इतना गर्म कि आत्मा को जला दे। फॉर्स ने सहज रूप से अपना हाथ पीछे खींच लिया, अलार्म और पजल्ड महसूस करते हुए। उसे याद आया कि विस्काउंट स्ट्रैटफोर्ड ने पहले कभी इस तरह एक्ट नहीं किया था। जैसे ही उसके विचार दौड़े, फॉर्स ने विस्काउंट स्ट्रैटफोर्ड की ओर देखा और ब्रॉन्ज क्रॉस को पास की एक्सियो की ओर लात मारकर खिसका दिया। एक बार कोशिश करो। इसके अलावा हमें तुरंत निकलना होगा। पहले हुए हंगामे से निश्चित रूप से ऑफिशियल बियॉन्डर्स अट्रैक्ट होंगे। साथ ही कौन जानता है कि जिस व्यक्ति ने मैसेज छोड़ा था वो क्या करेगा। एक्सियो ने अपनी लाल आंखों के साथ एक शब्द नहीं कहा। वो नीचे झुकी और ब्रॉन्ज क्रॉस उठाया। उसे पूरे समय कोई भी डिस्कम्फर्ट महसूस नहीं हुआ। फॉर्स ने नहीं पूछा कि क्यों, जब वो अकड़े हुए विस्काउंट स्ट्रैटफोर्ड के शरीर के पास गई और सावधानी से चारों ओर देखा। एक्सायो के ब्रॉन्ज क्रॉस को दूर रखने के बाद उसने शर्मेन की लाश उठाई और विस्काउंट स्ट्रैटफोर्ड के पास लौट आई। वो आइटम बहुत कीमती है, इसका स्टेटस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम निश्चित रूप से रॉयल फैमिली के परस्यूट एफर्ट्स के टारगेट होंगे। हमें कुछ इंटरफेरेंस करने की जरूरत है। फॉर्स ने विस्काउंट स्ट्रैटफोर्ड को नीचे देखते हुए खुद से बुदबुदाते हुए सोचा। उसने जल्दी से एक फैसला लिया। उसने अपने हाथ उठाए, अपना सिर झुकाया और पवित्रता से मिस्टर फूल के ऑनरिफिक नाम का जाप करना शुरू कर दिया। उसे विश्वास नहीं था कि ब्रॉन्ज क्रॉस को छोड़ देने से रॉयल फैमिली उनका पीछा करना बंद कर देगी, क्योंकि उन्हें कम प्रायोरिटी वाला समझा जाएगा। इसलिए बिना किसी हिचकिचाहट के उसने मदद के लिए मिस्टर फूल से प्रार्थना की। उसके लिए मिस्टर फूल को आइटम सैक्रिफाइस करना वहां रहने से बेहतर था। लगभग उसी समय उसने 12 जोड़ी फायरी विंग्स वाला एक होली एंजल देखा। एंगल से एक फैंटम प्रोजेक्ट हुआ। जैसे ही वो आसमान से नीचे उतरा, उसे और एक्सियो को जलते हुए पंखों की लेयर्स में लपेट लिया।
एक बार जब ये खत्म हो गया, फॉर्स बस कुछ कहने ही वाली थी जब उसने अपने शरीर को कांपते हुए महसूस किया। उसने एक विशेष प्रकार का हॉरर और ईविल महसूस किया जो वॉइड से रिस रहा था। उसकी आंखें फोकस्ड हो गईं क्योंकि वो नीचे झुकने में नहीं हिचकिचाई, अपने हाथ बाहर फैलाए और एक्सायो और विस्काउंट स्ट्रैटफोर्ड की पिंडलियों काफ को पकड़ लिया। उसी समय उसके ब्रेसलेट पर जलने के निशान वाले आखिरी डार्क ग्रीन स्टोन ने एक नीली और इल्यूसरी रोशनी छोड़ी। पलक झपकते ही फॉर्स, सीओ, विस्काउंट स्ट्रैटफोर्ड और शर्मेन के शरीर ट्रांसपेरेंट हो गए और वे मौके से गायब हो गए। सेकंड्स में उन्होंने डॉक्स एरिया छोड़ दिया और सेंट जॉर्ज बरो के बाहरी इलाके में दिखाई दिए। इस प्रोसेस के दौरान फॉर्स ने स्क्राइब के रूप में अपनी बियॉन्ड पावर का इस्तेमाल ट्रैवलिंग को रिकॉर्ड करने के लिए भी किया था। अपने सराउंडिंग्स को ऑब्जर्व करने और ये कंफर्म करने के बाद कि कोई भी आसपास नहीं था क्योंकि वे जंगलों में थे, फॉर्स ने शियो और विस्काउंट स्ट्रैटफोर्ड को छोड़ दिया और अपना शरीर सीधा किया। मिस्टर फूल के एंजल की ब्लेसिंग्स के साथ ज्यादा खतरा नहीं होना चाहिए। जिस व्यक्ति ने मैसेज छोड़ा था वो हम पर लॉक नहीं कर पाएगा। फॉर्स ने डर के एक सुस्त एहसास के साथ कहने से पहले राहत की सांस ली। जो व्यक्ति अंत में हम पर उतरा था वो निश्चित रूप से एक सेंट था। शुक्र है हम जल्दी से बच गए। सीयू ने धीरे से शर्मेन की लाश को नीचे रखा और विचार में कहा, अगर जिस व्यक्ति ने मैसेज छोड़ा था वो शर्मेन की निगरानी कर रहा था तो उसे शायद पहले ही पता चल गया होगा कि हम कहाँ रहते हैं। हम वहां वापस नहीं जा सकते। हाँ, हमें अपना रेजिडेंस बदलने की जरूरत है, फॉर्स ने महान अनुभव के साथ कहा। फिर उसने अपनी नजर बेहोश विस्काउंट स्ट्रैटफोर्ड पर डाली। तुम अब उससे इंटेरोगेट कर सकती हो। हर सेकंड को कीमती बनाओ। जैसे ही वो बोली उसने शियो को लेमानोस ट्रैवल्स थमाया और समझाया, इस पर टेलीपैथी है और इसे कैंडल लाइट के साथ इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही उसके रेजिस्टेंस को कम करने के लिए सिंपल और अनइम्पॉर्टेंट सवालों से शुरुआत करो। एक्सायो ने एक गंभीर एक्सप्रेशन के साथ स्पेल बुक रिसीव की। हालांकि उसकी कलाई कांप गई, वह लेमानोस ट्रैवल्स को पकड़ने में असमर्थ थी। पा ब्रॉन्ज नोटबुक जमीन पर गिर गई जैसे ही सीओ ने एक भ्रूभंग फ्राउन के साथ कहा, यह आग जैसा है। फॉर्स को पहले भी यही अनुभव हुआ था, इसलिए कुछ सोचकर उसने कहा, उस क्रॉस को फेंक दो और फिर से कोशिश करो। एक्सियो ने उसके सुझाव को फॉलो किया और सफलतापूर्वक लेमानोस ट्रैवल्स को उठा लिया। इसे दूसरे मिस्टिकल आइटम्स के साथ नहीं रखा जा सकता, फॉर्स ने यह देखकर सिर हिलाते हुए कहा। एक्सायो ने इस प्रॉब्लम पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और उसने जल्दी से एक जलती हुई मोमबत्ती तैयार की। फिर उसने विंट्री ब्लेड निकाली और विस्काउंट स्ट्रैटफोर्ड को उसकी अकड़ी हुई और डेज्ड स्टेट से राहत दी। रॉयल गार्ड्स के कैप्टन के धीरे धीरे जागने के बाद उसने नोटबुक में कॉरेस्पॉन्डिंग पेज को ट्रिगर किया। विस्काउंट स्ट्रैटफोर्ड तुरंत कंफ्यूजन में गिर गया और उसकी आंखों में केवल हल्की कैंडल लाइट रह गई। शर्मेन ने तुम्हारे पास आने की कोशिश क्यों की? एक्सियो ने वो सवाल पूछा जो उसने अभी सोचा था। विस्काउंट स्ट्रैटफोर्ड ने ब्लैंकली जवाब दिया, वो इन्वेस्टिगेट कर रही थी कि मैं किसके प्रति लॉयल हूं। एक्सियो चौंक गई और उसने सहज रूप से पूछा, तुम वास्तव में किसके प्रति लॉयल हो? विस्काउंट स्ट्रैटफोर्ड ने धीरे से कहा, हिज मैजेस्टी ऑफ कोर्स। हिज मैजेस्टी। विस्काउंट स्ट्रैटफोर्ड का जवाब सुनकर एक्सायो थोड़ी कंफ्यूज्ड थी और उलझन से भर गई। उसे ये इनएक्सप्लिकेबल लगा कि शर्मेन जानबूझकर रॉयल गार्ड्स के इस कैप्टन के पास सिर्फ ये इन्वेस्टिगेट करने के लिए जाएगी कि उसकी लॉयल्टी कहाँ है। ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट या वैल्यू वाली बात नहीं लग रही थी। जहां तक विस्काउंट स्ट्रैटफोर्ड के जवाब की बात थी, वो बहुत नॉर्मल था और उसमें कोई कमी नहीं थी। क्या शर्मेन ने ऐसे जवाब के लिए अपनी जान दे दी? एक्सियो ओरिजिनली चाहती थी कि वो इस मामूली मामले के पीछे शर्मेन की इन्वेस्टिगेशन की वजह पूछे, लेकिन उसे तुरंत एहसास हुआ कि इसमें बहुत जल्द ही की इंटेल शामिल हो सकता है। इससे विस्काउंट स्ट्रैटफोर्ड, जो अभी जरूरी स्टेट में एंटर नहीं हुआ था, रेजिस्टेंस दिखा सकता था। इसलिए उसने धीरे धीरे अपनी इंस्टिंक्टिव अर्ज को रोक लिया। उसने एक पल के लिए सोचा और पूछा, क्या तुम मेसन डेरे को जानते हो? हाँ, विस्काउंट स्ट्रैटफोर्ड ने ब्लैंकली जवाब दिया। सीओ डेरेचा ने काफी सिंपल और अनइम्पॉर्टेंट सवाल पूछना जारी रखा। वह कौन है? वह रॉयल गार्ड्स का फॉर्मर कैप्टन है, विस्काउंट स्ट्रैटफोर्ड ने बिना ज्यादा बताए सिंपली जवाब दिया। इस समय फॉर्स इतनी सुपरफिशियल लेयर पर टेलीपैथी नहीं सुन रही थी। उसने प्योर क्रिस्टल बॉल निकाली और उसे एक्सायो की पॉकेट में रख दिया। अपने आइटम्स ट्रांसफर करने के बाद वो एक बार फिर नीचे झुकी और सावधानी से ब्रॉन्ज क्रॉस को उठाने की कोशिश की। इस बार उसकी कांपती उंगलियों के बीच सोल बर्निंग फीलिंग ने उस पर हमला नहीं किया। इसने उसे आसानी से उस नुकीले आइटम को उठाने दिया। जैसा कि एक्सपेक्टेड था, ये क्रॉस दूसरे मिस्टिकल आइटम्स के साथ कोएग्जिस्ट नहीं कर सकता। ओ, मेरे पास अभी भी मून पेपर फिगरीन और एंशिएंट रेट्स की बची हुई स्पिरिचुअलिटी है, लेकिन इसने रिएक्ट नहीं किया। इसका मतलब है कि ये उन आइटम्स के साथ रह सकता है जिनमें बियॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी और स्ट्रेंथ का विरोध नहीं करेगा।
अगर ऐसा है तो क्या ये मेरे शरीर के अंदर की बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक को भी रिजेक्ट करेगा? लेकिन यह स्पष्ट नहीं लग रहा। ये इसका दूसरा नेगेटिव साइड इफेक्ट है और इसके लक्षण दिखने में कुछ समय लगता है। फॉर्स को इस एंशिएंट ब्रॉन्ज क्रॉस के बारे में एक जनरल आइडिया लग गया था। फिर उसने सावधानी से इसे एक बैग में स्टोर कर लिया जिसमें हर तरह के रिचुअल मटेरियल्स थे। ऐसा करने के बाद फॉर्स ने अपनी कलाई पर सिल्वर ब्रेसलेट को नीचे देखा। उसने कंफर्म किया कि ये पूरी तरह से खाली था और उस पर कोई एक्सेसरीज नहीं लटकी थी। उसने वे 5 पत्थर इस्तेमाल कर लिए थे जो उसे टेलीपोर्ट करने की अनुमति देते थे। हालांकि फॉर्स अब पहले की तरह एंग्जाइटी महसूस नहीं कर रही थी। हालांकि उसका मानना था कि फुल मून रेविंग्स हर पत्थर के इस्तेमाल के साथ और क्लियर और भयानक हो जाएंगी। वो ये भी जानती थी कि मिस्टर फूल की मदद से ये कोई समस्या नहीं थी। पिछले 1 साल में अगर उसे हर पूर्णिमा या ब्लड मून के दौरान ग्रे फॉग के ऊपर कुछ समय बिताने की जरूरत ना होती तो वो लगभग भूल ही गई होती कि वो फुल मून रेविंग्स के टॉर्चर से पीड़ित थी। मुझे उम्मीद है कि यह श्राप एक दिन हट जाएगा। डल सिल्वर ब्रेसलेट से अपनी नजर हटाने के बाद फॉर्स आ भरे बिना नहीं रह सकी। फिर उसने अपने दिल में सिंसियरली मिस्टर फूल का शुक्रिया अदा किया। चाहे उनका असली गोल कुछ भी हो, उन्होंने मुझे बार बार बचाया है। यह केवल फुल मून रेविंग से ही नहीं रहा है। इस क्रॉस का लेवल कम नहीं लगता। मुझे आश्चर्य है कि क्या मिस्टर फूल इसमें इंटरेस्टेड होंगे और मेरे सैक्रिफाइस को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार होंगे। मेरे पास उनकी बेनेवलेंस को चुकाने के लिए कोई अच्छे आइटम्स या न्यूज नहीं थे। मुझे आखिरकार एक मौका दिखाई दिया। ये वॉर का एक कॉमन स्पॉइल है। मैं केवल इसके आधे की मालिक हूं। मुझे आश्चर्य है कि क्या मिस्टर फूल ऐसा सैक्रिफाइस एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं जिस पर मेरा केवल आधा अधिकार है। नहीं, एक्सियो को भी पहले मिस्टर फूल द्वारा बचाया गया है। हे, शायद ये मिस्टर फूल को खुश कर दे। अगर वो सेटिस्फाइड हैं तो वे कुछ बियॉन्डर पावर्स प्रोड्यूस कर सकते हैं और मुझे उन्हें लेमानोस ट्रैवल्स में रिकॉर्ड करने की अनुमति दे सकते हैं। नहीं, लेमानोस ट्रैवल्स शायद एक देवता की पावर्स को रिकॉर्ड करने में सक्षम न हो। ये मिस्टर फूल की पावर्स को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। उनके अंडर आने वाले एंजल्स की पावर्स भी चलेंगी। नहीं नहीं नहीं, मैं बहुत ज्यादा लालची नहीं हो सकती। मैं संतुष्ट हो जाऊंगी अगर मिस्टर वर्ल्ड मुझे रिकॉर्ड करने के लिए अपनी कुछ पावर्स दिखा सकें। फॉर्स के विचार भटकने लगे क्योंकि उसे सपने जैसी उम्मीदें थीं। ये एक बेस्ट सेलिंग ऑथर का इंस्टिंक्ट था। जहां तक बात इसकी है कि उसने बियॉन्डर पावर्स की रिकॉर्डिंग के अलावा और किसी चीज की उम्मीद क्यों नहीं की। इसका कारण ये था कि उसने आज महसूस किया कि डेमीगॉड लेवल पर बियॉन्डर पावर्स कितनी इंपॉर्टेंट और भयानक थीं। अगर लेमानोस ट्रैवल्स में हरिकेन रिकॉर्ड नहीं होता तो वो और एक्सायो शायद विस्काउंट स्ट्रैटफोर्ड को पकड़ने में सक्षम नहीं होते। वे शायद भागने में भी सफल नहीं होते। भले ही वो ब्रॉन्ज क्रॉस को शामिल ना करे, विस्काउंट स्ट्रैटफोर्ड खुद एक काफी पावरफुल बियॉन्डर था। अगर वो शुरुआत में हरिकेन से घायल ना होता और गिरने से चक्कर ना खा गया होता तो उनके स्नीक अटैक सफलता के इस लेवल तक नहीं पहुंच पाते। इस बात का हाई चांस था कि उन्हें काउंटर अटैक का सामना करना पड़ सकता था। बेशक उस चमकदार क्रॉस को विस्काउंट स्ट्रैटफोर्ड से अलग करना आज रात की इस छोटी सी लड़ाई की जीत की थी। और फिर से ये सब हरिकेन की बदौलत था। ध्यान से सोचने पर अगर हम कम दबाव वाली स्थिति में स्विच करते और अगर ब्रॉन्ज क्रॉस और नोटबुक में डेमीगॉड पावर्स को बाहर रखा जाता तो एक्सीओ और मेरे पास विस्काउंट स्ट्रैटफोर्ड को एक साथ हराने का मौका हो सकता था। हमारे पास काफी अच्छे ऑड्स भी हो सकते थे। नोटबुक में रिकॉर्ड की गई बियॉन्डर पावर्स अलग अलग हैं और जब उन्हें एक साथ रखा जाता है तो वे सचमुच पावरफुल होती हैं। सीओ की साइकिक पियर्सिंग और विंट्री ब्लेड के इफेक्ट्स के साथ एक हेड ऑन लड़ाई में विस्काउंट स्ट्रैटफोर्ड का हारना रीजनेबल है अगर उसके पास कोई स्पेशल मिस्टिकल आइटम्स नहीं है। समृद्ध अनुभव वाला एक लिविंग स्क्राइब वास्तव में इतना पावरफुल होता है। फॉर्स ने जितना अधिक सोचा उसे उतना ही अजीब लगा। उसे एहसास हुआ कि वो काफी फॉर्मिडेबल बन गई थी। वापस जब वे एंशिएंट रेत से निपट रहे थे वो पहले ही एक ऐसे ही निष्कर्ष पर पहुंच चुकी थी। और इस बार उनका दुश्मन विस्काउंट स्ट्रैटफोर्ड लोएन रॉयल फैमिली के रॉयल गार्ड्स का कैप्टन था। वो कम से कम सीक्वेंस 6 था और शायद सीक्वेंस 5 था। इसके अलावा वो डेमीगॉड लेवल का एक आइटम चला रहा था। उसकी ताकत का लेवल क्लियर था, इसलिए इसने तुरंत फॉर्स को बियॉन्डर्स की दुनिया में अपने लेवल को बेंचमार्क करने की अनुमति दी। हालांकि उनकी जीत मुख्य रूप से एक स्नीक अटैक से हुई थी, लेकिन एक सफल हमला भी किसी की ताकत का मैनिफेस्टेशन था। मैं पहले से ही एक स्क्राइब हूँ। पावर्स के अच्छे कॉम्बिनेशन के साथ लेमानोस ट्रैवल्स के साथ मिलकर मैं पहले से ही एक काफी मजबूत सीक्वेंस 5 हूँ। एकमात्र समस्या ये है कि मेरे पास अनुभव की कमी है। जैसे ही फॉर्स ने मार्मिक ढंग से विचार किया उसने अपनी नजर एक्सियो और विस्काउंट स्ट्रैटफोर्ड पर डाली, उनके सवाल और जवाब सुनना जारी रखा। इस समय एक्सियो का सवाल पहले ही एक काफी की टॉपिक पर पहुंच चुका था जिससे आसानी से रेजिस्टेंस पैदा हो सकता था। मेसन डीर कैसे मरा?
ये सवाल पूछने के बाद एक्सियो का एक्सप्रेशन अचानक कॉम्प्लिकेटेड और उम्मीद से भरा हो गया। वो भी दुविधा में थी, एक्साइटमेंट और डर की टीस महसूस कर रही थी। ये एक ऐसा सवाल था जिसे वो 8 साल पहले पूछना चाहती थी। इन लगभग 3000 दिनों में वो लगातार एक जवाब की तलाश में थी, लेकिन वो इस बात से भी डरती थी कि जवाब वो नहीं होगा जिसकी उसे उम्मीद थी। उसे डर था कि उसके पिता वास्तव में एक म्यूटिनी में शामिल थे और इस प्रकार उन्हें मार दिया गया, जिससे उनकी रेपुटेशन खराब हो गई। विस्काउंट स्ट्रैटफोर्ड ने तुरंत एक्सियो के सवाल का जवाब नहीं दिया। ऐसा लग रहा था कि वो संघर्ष कर रहा था। कहने से पहले उसने हिज मैजेस्टी के सीक्रेट को डिस्कवर कर लिया था और 3 चर्चेस को इन्फॉर्म करने की कोशिश की, लेकिन फेल हो गया। उसे मौके पर ही एग्जीक्यूट कर दिया गया। एक्सियो कुछ सेकंड के लिए डेज में चली गई, अंततः उसे मिले जवाब को कंफर्म करने से पहले। हालांकि इस जवाब ने उसे चौंका दिया, लेकिन इससे उसके मुंह में आया दिल वापस अपनी असली जगह पर डूब गया, क्योंकि वो शांत हो गई। सीक्रेट, हिज मैजेस्टी का सीक्रेट। वो धीरे से खुद से बड़बड़ाई और एक दबाव भरे लहजे में पूछा, क्या सीक्रेट? फौज जो उसके बगल में थी, वो भी इस हद तक हैरान थी कि हक्का बक्का रह गई। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि चीजें इस स्टेज तक विकसित होंगी। उस समय विस्काउंट स्ट्रैटफोर्ड के चेहरे की मांसपेशियां स्पष्ट रूप से मुड़ गईं। उसे कुछ शब्द कहने में बहुत मेहनत करनी पड़ी। वो सीक्रेट है। अचानक उसके शरीर को जोर का झटका लगा। उसकी कंफ्यूज्ड आंखों में उनकी चमक वापस आ गई। ठीक उसके बाद उसका शरीर सबसे सूक्ष्म हिस्से से ढह गया, तुरंत फायरवर्क्स की एक गेंद में बदल गया। खून जैसी लाल फायरवर्क्स आसमान में ऊंची उठी और फट गई, रात के आसमान को रोशन कर दिया, क्योंकि वे फॉर्ज और एक्सियो की आंखों में रिफ्लेक्ट हो रही थीं। इसे पहले अनुभव करने के बाद फॉर्स ने अपनी आंखें पल भर के लिए खाली होने के बाद कोई समय बर्बाद नहीं किया। वो तुरंत नीचे झुकी और शर्मेन की लाश और एक्सियो की काफ को पकड़ लिया। उनके फिगर्स तेजी से ट्रांसपेरेंट हो गए, क्योंकि वे उस जगह से गायब हो गए, ब्रिज के दक्षिणी क्षेत्र में टेलीपोर्ट कर गए। ग्रे फॉग के ऊपर क्लाइन, जो सी गॉड सेप्टर पकड़े हुए था, ने उस फायरवर्क्स को देखा जिसने आसमान को लाल कर दिया था। जब फॉर्स ने उससे प्रार्थना की थी, वो संयोग से शानदार महल के अंदर क्यूनास किलगोर के एक्शंस को ऑब्जर्व कर रहा था। उसने आसानी से रेड प्रीस्ट कार्ड को अंदर लिया और उस पेपर फिगरीन का इस्तेमाल किया जिसे उसने काटा था, मिस्टीरियस स्पेस की पावर्स को हिलाया और एक रिस्पॉन्स दिया। इस प्रोसेस के दौरान उसने डिस्कवर किया कि मिस मैजिशियन और मिस जजमेंट के बगल में पड़ा व्यक्ति विस्काउंट स्ट्रैटफोर्ड था। ये उन टारगेट्स में से एक था जिसे उसने बहुत महत्व दिया था। हालांकि उसने व्यक्तिगत रूप से उसकी जांच नहीं की थी। वो जानता था कि उसके साथ कुछ गड़बड़ है। वो जानता था कि डीमोनेस ट्रिसी उसे टारगेट कर रही थी, इसलिए उसे एक बॉल में उसका अपीयरेंस और कैरेक्टरिस्टिक्स याद थीं। क्लाइन को नहीं पता था कि टैरोट क्लब के 2 मेंबर्स क्या कर रहे थे, लेकिन चूंकि इसमें विस्काउंट स्ट्रैटफोर्ड शामिल था, इसलिए उसने निश्चित रूप से इसके महत्व को खारिज नहीं किया। उसने सीधे ऑब्जर्व किया कि बाद में क्रिम्सन स्टार्स के माध्यम से मिस मैजिशियन और मिस जजमेंट के साथ क्या हुआ। एक डेमीगॉड बनने और भी अधिक अथॉरिटीज प्राप्त करने के बाद उसे अपने आसपास को सीधे ऑब्जर्व करने के लिए टैरोट क्लब के मेंबर्स की प्रार्थना की आवश्यकता नहीं थी। ये विश्वासियों को विशेष रूप से मार्क करने के समान था, लेकिन क्लाइन ने हमेशा उस पर बहुत संयम रखा था और कभी इसका प्रयास नहीं किया था। इससे उसने एक्सियो और विस्काउंट स्ट्रैटफोर्ड की बातचीत सुनी, और चूंकि वो अंतर्निहित सच्चाई को जानता था, वो अच्छी तरह से जानता था कि वो किसके प्रति लॉयल था, का सही अर्थ और महत्व क्या था। फॉर्मर कैप्टन ऑफ रॉयल गार्ड्स मेसन डेयर द्वारा राजा के सीक्रेट की डिस्कवरी और कैसे 3 चर्चेस को इन्फॉर्म करने का उसका प्रयास विफल रहा के साथ मिलकर क्लाइन को पहले से ही एक अंदाजा था। उसे शक था कि बैकलैंड के ग्रेट स्मॉग के पीछे सबसे बड़ा दोषी लोअन किंगडम का राजा जॉर्ज III था।